तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 151 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि महाराज शुंजी अपने पास से एक लेटर प्रिंसेस जिया को देता है और कहता है तुम्हें जाकर सभी एल्डर्स और सभी ग्रैंड मास्टर के साथ बात करना होगी, सभी को जाकर लेटर देना और उनसे कहना है कि 7 दिन के बाद उन्हें मेन स्क्वायर के ऊपर इकट्ठा होना है और अपनी पावर्स को हैंड ओवर करना है। आज के बाद पूरे के पूरे आउटर डिसाइपल को मैं अकेला ही मैनेज करूंगा और मैं इसका इंचार्ज हूँ। जिया से कहती है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। जिया से कहती है हालांकि ये तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। यहाँ पर पॉइंट की बात यह है कि जब तक तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं तब तक तुम्हारी मदद करती रहूंगी। तुम्हारा शुंजी भी इसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता, फिर साथ ही उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए जो कुछ भी किया है उस सब के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। वो ये बात सुनने के बाद पीछे मुड़ जाती है और उसे कहती है तुम्हें मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा गिफ्ट है। तुम्हारा शुंजी उसे कहता है फिलहाल के लिए वो गिफ्ट नहीं देने वाला, जब तुम काम को खत्म कर दोगे और मेरा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारा काम पूरा करने के लिए जाने वाली हूँ। वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है अपना गिफ्ट लेने के लिए। साथ ही वो थोड़ी दूर जाकर रुकती है और कहती है पता नहीं ये मुझे किस तरह का गिफ्ट देने वाला है, मुझे तो सोचकर ही बहुत सा हैरानी हो रही है। क्या पता हो सकता है कि लूजुन को इस बारे में पता हो कि मुझे उससे कौन सा गिफ्ट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारा शुंजी अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर चला जाता है। जब वो रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसका व्हाइट टाइगर होता है। व्हाइट टाइगर रोर कर रहा था। शुंजी कहता है व्हाइट टाइगर क्या तुमने मुझे मिस किया। उसके साथ थोड़ी देर लाड करता है और उसके बाद कहता है हम यहाँ पर अपने उस विंटाइन आर्मर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा शुंजी विंटाइन आर्मर गार्ड को बाहर निकालता है और इसके साथ वो आज वाले आर्टिफैक्ट को भी बाहर निकालता है और कहता है चलो इसको भी इसके साथ कंबाइन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये इसके साथ जुड़ता है या नहीं। शुंजी कहता है इससे पहले कि मैं अपने गनलेट के साथ इस चौथे आर्टिफैक्ट को भी जोड़ूं मैं यहाँ पर इसको ट्राई करके देखता हूँ। हमारा शुंजी उसे अपने हाथ के ऊपर पहनता है और उसे पहनने के बाद अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसी के साथ ही वो उसको यहाँ पर मर्ज करना स्टार्ट करता है ताकि वो आसपास की एनर्जी को गैदर कर सके। जब वो उसको वहाँ पर मर्ज कर रहा था तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है क्योंकि उसने यहाँ पर चौथे वाले टुकड़े को भी उसके साथ जोड़ दिया है। शुंजी इसको देखने के बाद काफी हैरान हो रहा था। शुंजी कहता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये वाला आर्म गार्ड का टुकड़ा ये कोई किंग लेवल का वेपन नहीं बल्कि ये कैंपरर लेवल का वेपन है। कि जब भी सिर्फ और सिर्फ एक हाथ है लेकिन इसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है जैसे किंग लेवल के वेपन से नहीं निकल सकती। हमारा शुंजी उसके ऊपर लगी हुई सील को भी देखता है तो उस सील के साथ उसके अंदर से पावर रिलीज होती है जिससे बहुत ही बड़े बड़े ब्लू कलर के हाथी बनते हैं। ये कहता है ये तो वाकई में एम्परर लेवल की पावर है। इस तरह का एक पावरफुल वेपन एक एम्परर लेवल का वेपन ही हो सकता है। तो उस गनलेट को अपने हाथ के ऊपर पहन लेता है और कहता है तो फिलहाल मेरे पास थोड़ी बहुत एम्परर लेवल की पावर है, चलो इसको चेक करके देखते हैं कि मैं यहाँ पर इससे क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने पांच को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। शुंजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि स्पिरिचुअल पावर तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये विंटाइन आर्मर ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये एक एम्परर लेवल का वेपन है। तो हमारा शुंजी कहता है अगर मैंने यहाँ पर इसे अपने बॉडी आर्मर के साथ मैच कर दिया फिर इसे सिल्वर आर्मर के साथ मिक्स किया तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 40,000 पावर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको ट्राई करके देखते हैं और वो अपने पांच को रेडी करता है और सामने की तरफ एक पांच लगाता है लेकिन इस बार कुछ भी नहीं निकलता। उसका व्हाइट टाइगर और शुंजी दोनों इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर से एनर्जी क्यों नहीं निकल रही। शुंजी वहाँ पर कहता है लगता है कि इसके अंदर टाइमर है, हम लोग एक बार पावर को यूज कर लेते हैं तो दोबारा स्पिरिचुअल एनर्जी के गैदर होने के बाद हम दोबारा इसको यूज कर पाएंगे, हम बार बार इसको लगातार यूज नहीं कर सकते। देर के बाद जब वो इंतजार कर लेता है तो वहाँ पर उसके गनलेट के अंदर फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी कंबाइन हो जाती है और स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। इसका अटैक पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये कहता है तो अब मुझे एक बात की समझ आ गई है कि मुझे इसकी अगर पावर को यूज करना है, एम्परर लेवल की पावर को यूज करना है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम देना होगा ताकि ये अपने आप को रिफ्रेश कर सके। ये कहता है हालांकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन मुझे यहाँ पर किसी मास्टर को ओवरकम करने में ये काफी ज्यादा मदद देगा। यहाँ पर हमारे शुंजी के ज़हन में एक और आइडिया आता है। शुंजी कहता है अगर मैं यहाँ पर अपने विंटाइन आर्म गार्ड को अपने हाथ के ऊपर एक्टिवेट करने के बाद अपनी ब्लैक पिच स्वर्ड को एक्टिवेट करूँ यानी कि उसे यूज करूँ तो मुझे लगता है कि मेरा उसके ऊपर इफेक्ट कम हो जाएगा, उसका मेरे पर बहुत ही कम इफेक्ट होगा। मैं इस विंटाइन आर्मर के साथ उसकी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। जब वो उसको एक्टिवेट करता है और अपनी तलवार को बाहर निकालने लगता है इसी वक्त वो होली स्वर्ड बाहर निकल आती है। वो स्पिरिट बाहर निकलने के बाद उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है रुको जो तुम क्या करने वाले थे, लगता है कि तुम यहाँ पर अपने पिच ब्लैक स्वर्ड को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हो, लगता है कि तुम इस बारे में भूल गए जो मैंने तुम्हें बताया था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जैसे जैसे तुम उसको यूज करते जाओगे एंड के ऊपर वो तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेगी। हमारा शुंजी से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, इसी वजह से मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला है। हाथ के ऊपर विंटाइन आर्मर पहना हुआ है और मैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी को स्वर्ड एनर्जी के साथ कवर कर लूंगा जिससे उसकी एनर्जी मेरी बॉडी का मेरे ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो होली स्वर्ड उसे कहती है तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया है लेकिन ये स्वर्ड इंटेंट कितनी देर तक तुम्हें बचा पाएगा। इतनी देर के लिए उसको आहिस्ता तो कर देगा लेकिन एक ना एक दिन एंड के ऊपर वो पिच ब्लैक स्वर्ड तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी और उसके बाद तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करेगी। तुम्हें यहाँ पर उस होली स्वर्ड को अपनी बॉडी के अंदर से निकालना होगा, उसकी पावर्स को कम्प्लीटली सप्रेस करना होगा। शुंजी होली स्वर्ड की तरफ देखता और कहता है लगता है कि तुम्हें मेरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। होली स्वर्ड उसे कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, तो बस यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें सेफ रखा जाए। शुंजी उसे कहता है
अच्छा ठीक है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और तुम्हारा पिच ब्लैक स्वॉर्ड को यूज करने के बारे में नहीं सोचूंगा। तुम भी यहाँ पर दोबारा मुझसे इस बारे में बात मत करना। इसके साथ ही हमारा जुंजी अपने कॉल्ड्रॉन को बाहर निकालता। अपने कॉल्ड्रॉन को बाहर निकालने के बाद वो बॉक्स को ओपन करता है। उस बॉक्स के अंदर से उस बिल को बाहर निकालता है जो कि कंपटीशन जीतने पर मिली है। साथ ही हमारा जुंजी वहाँ पर चुटकी बजाता है ताकि अपने कॉल्ड्रॉन के अंदर फायर को एक्टिवेट कर सके, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जुंजी कहता है शायद मैं इस बारे में भूल गया, उस टाइम में जब क्लाउड डायनेस्टी में था वहाँ पर मैंने जनरल ब्लड वू के साथ फाइट की थी। जनरल ब्लड वू के साथ फाइट करने के दौरान ही मेरी बीस्ट फायर थी वो एक्टिवेट होना बंद हो गई थी, तो उसने मुझे मार डाला था। और उसके मुझे मारने के बाद ब्लू लैंड ने वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपना सैक्रिफाइस देती और अपना सैक्रिफाइस देने के बाद अपने ब्लू लोटस फ्लावर को यूज करते हुए मेरी जान बचा ली थी। और उसी के बाद से मैं अपनी बीस्ट फायर को यूज नहीं कर पा रहा। जुंजी कहता है चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर अपनी फीनिक्स की फायर को यूज कर लेता हूँ। तो अपने हाथों के ऊपर अपनी फीनिक्स की फायर को एक्टिवेट करता है और उस फीनिक्स की फायर के साथ उस कॉल्ड्रॉन के अंदर फायर को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर उसे अपनी पिल के जैसी और पिल्स को रिफाइन करने के लिए फायर की जरूरत पड़ेगी, तो वो अपने कॉल्ड्रॉन के अंदर उसी पिल को डालता है और उस पिल के साथ वो बाकी की पिल्स को रिफाइन करेगा। जुंजी कहता है मुझे लगता है कि इस पिल को यहाँ पर प्योरीफाई करने के लिए ये वाली बीस्ट फायर काफी रहेगी, क्योंकि ये वाली फायर तो बीस्ट फायर से भी ज्यादा प्योर फायर है। जुंजी यहाँ पर अपनी एल्केमी को स्टार्ट करता है तो उसके कॉल्ड्रॉन के अंदर बहुत सारी फायर होती है। उसी फायर के साथ ही वहाँ पर वो पिल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है एल्केमिस्ट्री और इसके साथ कल्टीवेशन ये दोनों ही लिमिटेड नहीं है, यानी कि हम लोग इसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हम लोग इन दोनों की कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सीन में दूसरे दिन का दिखाया जाता है। जिया अपना मिशन पूरा करने के लिए सुबह के वक्त एल्टर से मिलने के लिए जाती है और कहती है लू जुन ने मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया है और मेरे लिए ये मिशन बहुत सा इंपॉर्टेंट है, मुझे इस मिशन को पूरा करना ही होगा। यहाँ पर लू जुन को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, तो वो जैसे मेन हॉल में जाती है तो वहाँ पर ग्रैंड मास्टर और बाकी के एल्डर्स मौजूद होते हैं। वो उनसे कहती है एल्डर्स और मास्टर्स यहाँ पर अपने स्वर्ण मास्टर लू जुन की तरफ से आपके लिए एक लेटर लेकर आई। उन्होंने पर्सनली मुझे ये लेटर दिया था, ये लेटर आप लोगों के लिए है। तो इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि आज से ठीक 7 दिन के बाद आप सभी लोगों को मेन स्क्वायर के ऊपर इकट्ठा होना है और वहाँ पर जाने के बाद आप सभी लोगों को अपनी अपनी पावर्स को त्यागना होगा, अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर रिजाइन करना होगा। ये बात सुनते ही वो एल्डर्स और मास्टर आगे से पहले हैरान होते हैं, फिर साथ ही हंसना शुरू कर देते हैं। हमारी प्रिंसेस कहती है क्या हुआ, तुम सभी लोग आगे से इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हो, क्या तुम हमारे स्वर्ण मास्टर लू जुन के ऑर्डर्स को मानने से मना कर रहे हो। ग्रेट एल्डर से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा तुम मत कहो कि हम लोग यहाँ पर उसके ऑर्डर्स को मना कर रहे हैं, हम लोग तो बस यहाँ पर अपना हक चाहते हैं। बाकी के सभी मास्टर्स भी चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना हक चाहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले से मास्टर्स हैं और तुम्हारा ये स्वर्ण मास्टर तो अभी यहाँ पर पहुंचा है। जिया ग्रेट एल्डर से कहती है इस बात का मतलब क्या है, जरा मुझे डिटेल में बताएं ताकि मैं स्वर्ण मास्टर को वापस जाकर ये बात बता सकूं। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें बताया कि यहाँ पर कितने ज्यादा आउटर डिसाइपल है, यहाँ पर टोटल 70,000 आउटर डिसाइपल्स हैं। सभी आउटर डिसाइपल्स को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर इन सभी डिसाइपल्स को मैनेज कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने पिछले कई सालों में बिना किसी मिस्टेक के ये सब कुछ किया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अचानक से कोई लड़का यहाँ पर आता है और यहाँ का नया स्वर्ण मास्टर बनने के बाद वो हमारी पोजीशन को हमसे छीन लेता है, वो हमें हमारी पोजीशन के ऊपर से हटाकर अकेले आउटर गेट को चलाना चाहता है। उसे क्या लगता है कि वो अकेले ऐसा कर पाएगा। प्रिंसेस जिया उन लोगों से कहती है तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि लू जुन ये सब कुछ किसके ऑर्डर्स के ऊपर कर रहा है। लू जुन सब कुछ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे पवेलियन लॉर्ड के ऑर्डर्स हैं कि वो भी उसके मामलात में इंटरफियर नहीं कर सकते। वो तुम्हारी पोजीशन को नहीं छीन रहा, बल्कि तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग किस लायक हो। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं तो हमारा फैसला तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है, हम लोग अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ने वाले। अगर उसे यहाँ पर इसका इंचार्ज बनना है तो वो साइड के ऊपर बैठा रहे, इस आउटर गेट का इंचार्ज रहेगा, लेकिन बाकी सब काम हम खुद ही यहाँ पर संभाल लेंगे। चाहते हैं कि जाकर उससे बात करो और उसे कहो कि दोबारा इस बारे में सोचे। जिया इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। तो ये लोग तो यहाँ पर प्रिंसेस जिया को काफी ज्यादा डरा धमका कर भेजने वाले हैं। वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मिस्टेक बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। डिसाइपल्स के साथ यहाँ पर इन सभी को मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है और इतना यंग होने के बावजूद ये इतने सारे आउटर डिसाइपल्स को संभाल पाएगा? अगर वो सभी लोग यहाँ पर बगावत पर उतर आते हैं तो ये लड़का क्या ही कर लेगा। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं, प्रिंसेस जिया से कहते हैं अपने लू जुन को जाकर बता देना हम लोग यहाँ पर उसकी पोजीशन के खिलाफ नहीं है, वो इंचार्ज रहेगा हमारे इस आउटर गेट का। लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ पर ग्रेट एल्डर और बाकी की सभी पोजीशंस को भी रखने वाले हैं। यहाँ के जितने भी फैसले हैं वो हम सभी लोग करेंगे और अपनी जॉब यहाँ पर करते रहेंगे, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो बस आराम से साइड के ऊपर पड़ा रहे। प्रिंसेस जिया से कहती है ग्रेट एल्डर तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हालांकि आउटर गेट का नया मास्टर आ चुका है, लेकिन फिर भी मास्टर को यहाँ पर इन एल्डर्स की बात मानना पड़ेगी, यानी कि तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ग्रेट एल्डर से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही वो से कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। प्रिंसेस जिया वहाँ से बाहर की तरफ आ जाती है। ये बात दूसरी तरफ उन लोगों को पता चलती है जो कि हमारे जुंजी के दुश्मन है। चैंग और उसका बेटा वहाँ पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं और साथ में मास्टर किन भी होते हैं। आउटर गेट के ग्रेट एल्डर और बाकी के सभी मास्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि उस लड़के को वहाँ पर बिल्कुल भी टिकने नहीं दे रहे। लड़का उसे क्या लगा था कि उसके पास अब पावर आ चुकी है तो बड़ी आसानी से आउटर गेट को मैनिपुलाइज कर सकता है, लेकिन अफसोस कि वो लड़का तो वहाँ पर अपने लिए स्वर्ण मास्टर की पोजीशन
भी नहीं बना पा रहा। ग्रेट एल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करने वाले हैं। अभी आगे आके देखो उस लड़के के लिए और कितनी ज्यादा मुश्किल क्रिएट होने वाली है। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 151 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 152 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी कल्टीवेशन करने के लिए जब अकेले में चला जाता है तो साथ ही वो प्रिंसेस जिया के हाथ में एक लेटर भिजवाता है सभी एल्डर्स को इकट्ठा होने के लिए। वो उन सभी को मेन स्क्वायर के ऊपर इकट्ठा होने का कहता है और साथ ही 7 दिन के अंदर उन सभी के पोजीशंस को छोड़ने का भी कहता है। लेकिन वो सारे ग्रैंड एल्डर्स साथ में ग्रैंड मास्टर्स वो सभी लोग उसकी बात मानने से मना कर देते हैं। ये सारी बातें जब मास्टर चैंग और उसके साथ मास्टर किन को पता चलती है तो वो लोग ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। जेसन कहता है देखो उस बेचारे की क्या हालत हो रही है। उस लड़के को क्या लगा था कि वो आउटर गेट का एल्डर बन चुका है तो वो वहाँ पर जाने के बाद सब कुछ मैनेज कर लेगा। वहाँ पर पहले से मौजूद जो एल्डर्स हैं जो कि ग्रैंड मास्टर्स हैं सभी लोग कभी भी उसे इतनी आसानी के साथ चार्ज तो नहीं देने वाले। वो कभी भी उसकी बात नहीं मानेंगे और उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। तो मास्टर की उन लोगों से कहते हैं मुझे पता है कि वो आउटर गेट के सभी लोग बहुत भी ज्यादा स्टबर्न है, यानी कि वो कभी भी किसी की बात नहीं सुनते। यहाँ तक कि हमारे पवेलियन लॉर्ड भी उन सभी से कोई बात नहीं करते क्योंकि वो उनकी बात भी नहीं मानते। इस वजह से वो कभी भी जाकर उनके मसले में टांग नहीं अड़ाते। तो मास्टर किन कहते हैं हमें तो अब यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर उसके खिलाफ इसी तरह की बुरी खबरें फैलती रहेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उस लड़के की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और हमारी रेपुटेशन बढ़ती जाएगी। हमें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। टैंकिंग आगे बढ़ता है और उनसे कहता है मास्टर चैंग मुझे ये बात तो पता है कि लू जुन आपकी नजर में इतना ज्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन वो इतना ज्यादा खास है। बाकी के सारे आउटर डिसाइपल्स की नजर में उसकी इज्जत काफी ज्यादा है। आउटर डिसाइपल्स काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसने उनके लिए कंपटीशन को जीता है। उसने आउटर डिसाइपल्स के लिए इस कंपटीशन को जीत कर फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया। यहाँ तक कि पवेलियन लॉर्ड भी उस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं। आपको नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमें यहाँ पर कुछ और इंतजार करना चाहिए। मास्टर चैंग उसे कहते हैं टैंकिंग कहीं तुम कोई बहुत बड़े बेवकूफ तो नहीं हो। मुझे पता है कि जुंजी जैसे लोग बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। वो यहाँ पर अपने दिमाग को यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि वो आउटर गेट को कंट्रोल करना चाहता है। आउटर गेट को तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका, जबकि वो आउटर गेट को अकेले कंट्रोल करना चाहता है। इसी वजह से वो चाहता है कि बाकी के सारे ग्रैंड मास्टर्स और एल्डर्स इस्तीफा दे दें और रिजाइन करने के बाद अपनी पोजीशंस को छोड़ दे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कभी भी अपनी पोजीशंस को नहीं छोड़ेंगे और यही उसका डाउनफॉल होने वाला है। बात यहाँ पर हमारे पवेलियन लॉर्ड की तो उस शर्त के मुताबिक जुंजी ने कहा था कि पवेलियन लॉर्ड भी उसके फैसलों में दखलंदाजी नहीं कर सकते। इस बात का मतलब यह है कि अगर वहाँ पर कुछ भी होता है पवेलियन लॉर्ड वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं करने वाले। अब उस लड़के की मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। तो हमें बस इतना करना है कि वहाँ पर जितने भी एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर्स हैं हमें बस उन सभी को जाकर गुस्सा दिलाना है। एक बार हमने उन सभी को गुस्सा दिला दिया तो हमारा काम खुद ही हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जुंजी का दिखाया जाता है कि जो कि लास्ट टाइम अपने रिइनकार्नेशन स्टोन के अंदर गया था, वहाँ पर अपना कॉलरा निकालने के बाद एक पिल्स बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो अपनी बेस फायर को तो यूज नहीं कर सकता लेकिन वो अपनी फिनिक्स की फायर को यूज करते हुए पिल को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो अपनी फायर के साथ वहाँ पर रिफाइनिंग को स्टार्ट करता है। तो अब जहाँ पर उसकी रिफाइनिंग कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी देर के बाद उसकी रिफाइनिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो उसने एक पिल से 3 पिल्स बना ली होती है। जुंजी कहता है मुझे तो लगा था कि इस तरह की एक 8 ग्रेड की पिल को बनाने के लिए पूरा 1 महीना लगेगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ 3 दिन में इसको बना लिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पिल्स बना लेने के बाद वो कहता है चलो बाहर चलते हैं। वो अपने रिइनकार्नेशन स्टोन्स के अंदर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अपने घर की तरफ देखता है क्या किंग चैंग वापस आ गई। प्रिंसेस जिया अभी तक वापस नहीं आई होती। वो कहता है अभी भी 4 दिन बाकी है, मैंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 7 दिन के बाद मेन स्क्वायर के ऊपर जाना है। चलो फिलहाल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए माउंटेन पीक के ऊपर चलते हैं। और वो जल्दी से जंप करते हुए माउंटेन पीक के ऊपर चला जाता है। जबकि यहीं पर प्रिंसेस जिया को भी दिखाते हैं कि हमारे जुंजी का जो घर है वो पीक के ऊपर है, माउंटेन के ऊपर है, इसी वजह से यहाँ काफी ज्यादा होती है। प्रिंसेस जिया सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रही होती है और चला कर कह रही होती है कि इस बेवकूफ ने ये डिसाइड किया था कि हमारा घर ऊपर होना चाहिए, पहाड़ी के ऊपर होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा सीढ़ियां हैं कि मैं चढ़ के थक चुकी हूँ। वो बड़ी मुश्किल के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए जब ऊपर टॉप पर पहुंचती है तो वहाँ पर वो बड़ा सा व्हाइट टाइगर बैठा होता है। वो उस टाइगर से कहती है व्हाइट टाइगर मुझे बताओ तुम्हारा मालिक कहाँ पर है, क्या लूशुन यहाँ पर है? साथ ही वो उसे कह रही होती है प्लीज जाओ मेरे लिए जल्दी से एक पानी का ग्लास लेकर आओ। लेकिन वो बेचारा टाइगर उसके लिए पानी का ग्लास कहाँ से लेकर आ सकता है? उसे ऊपर की तरफ इशारा करता है और कहता है मेरा मास्टर तो इस वक्त माउंटेन पीक के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए चला गया है। तो ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होती है, फिर से चीख मारती है और कहती है जहाँ पर उसके मिशन को पूरा करने के बाद उसे मिलने के लिए वापस आई हूँ और वो फिर से माउंटेन पीक के ऊपर चला गया। अब मैं इतनी ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ पर पीक के ऊपर भी एक टावर होता है जिसको कैंगजान पवेलियन भी कहा जाता है। तो वो उस पवेलियन के ऊपर जाता है और कहता है इस पवेलियन के टोटल 3 फ्लोर्स हैं, जितना ज्यादा तुम लोग ऊपर जाते जाओगे उतने ज्यादा इसके कंटेंट्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि उतनी ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट्स तुम्हें वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशंस की जरूरत पड़ती है। अब मैं एक स्वर्ड मास्टर हूँ लेकिन मुझे भी यहाँ
पर सिर्फ और सिर्फ दूसरे लेवल तक जाने की इजाजत है। फ्लोर के ऊपर जाने के लिए हमें पवेलियन मास्टर की परमिशन की जरूरत पड़ती है। हमारा जुंजी जल्दी से आगे बढ़ता है, दरवाजा खोलकर उस पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चला जाता है। जुंजी कहता है सभी लोगों को इस पवेलियन के बारे में इतना पता है कि यहाँ पर जो चीजें रखी हुई है, यानी कि जो मटेरियल्स रखे हुए हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जगह खुद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको इस जगह की वैल्यू के बारे में नहीं पता। जुंजी वहाँ पर आके पड़ता है, शेल्फ्स के ऊपर लगी हुई धूल मिट्टी को चेक करता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई है, लगता है कि पिछले कई अरसे से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। पर रखी हुई मार्शल आर्ट्स की बुक की तो किसी को कोई भी परवाह नहीं है। जुंजी को वहीं पर खड़े खड़े कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसी वक्त तो मार्शल आर्ट्स की बुक्स के अंदर से एक मार्शल आर्ट्स की बुक उड़ती हुई हमारे जुंजी के पास आ जाती है। हमारा जुंजी उस बुक को कैच करता है। उस बुक को कैच करने के बाद उसके ऊपर पढ़ता है कि जो टाइटल लिखा होता है वो बहुत ही खराब हो चुका होता है, यानी कि वो तकरीबन मिट चुका होता है, उससे ठीक से पढ़ा नहीं जाता। जुंजी कहता है मुझे लगता है कि ये वाली बुक लेजेंडरी एंशिएंट स्वर्ड के रिलेटेड ही होगी, इसी वजह से तो ये उड़कर मेरे पास आई है। जुंजी जब उस बुक को ओपन करता है तो उस बुक के अंदर कुछ भी नहीं होता, उसके पेजेस बिल्कुल खाली होते हैं। जुंजी कहता है मुझे लगता है कि इस बुक को रीड करने के लिए भी मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करना पड़ेगा, जैसा कि मेरे पास मेटासाइकोसिस बुक है, तो रीड करने के लिए भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करना पड़ता है। तो जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और उसमें इम्ब्यूट करता है। जैसे वो स्पिरिचुअल पावर को यूज करता है उसी वक्त वो एक इल्यूजन में चला जाता है, यानी कि उसके अंदर जो उसकी मेमोरीज सेव होती है वो उसके अंदर चला जाता है, यानी कि उस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा है सब कुछ लाइव देखने वाला है। हमारा जुंजी दूसरी जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे सामने एक बंदा दिखाई देता है जिसने अपने बाजू के ऊपर विंटाइन आर्म गार्ड पहना होता है। उसे देखने के बाद हैरान हो रहा था और कहता है ये तो विंटाइन गनलेट है। मुझे पहले से थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये है तो वही, क्योंकि इसकी अपडेट फॉर्म है। साथ ही वो उसके हाथ में तलवार भी देखता है, तो उस बंदे ने जिसने विंटाइन आर्म गार्ड पहना होता है उसके हाथ में एक तलवार होती है। जुंजी कहता है ये क्या, ये तलवार तो जानी पहचानी लगती है। हमारा जुंजी कहता है कि ये तलवार जानी पहचानी लगती है। उसी वक्त ब्लैक पीस स्वर्ड निकल आती है और उसे कहती है तो अब तुम्हें फाइनली पता चल ही गया। साहुई से कहती है तुमने मुझे त्याग क्यों दिया, तुम्हें पता है ना कि मेरी पावर्स कितनी ज्यादा है। तो ये ब्लैक पीस स्वर्ड की सोल होती है, वो उसे कहती है तुम मुझे यूज क्यों नहीं करते, लगता है कि तुम्हें मुझे यूज करने में बहुत सा डर लगता है। हमारा जुंजी से कहता है मेरे पास अपनी रीजन है, मैं इसलिए तुम्हें यूज नहीं करता। साहुई से कहती है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम और मैं हम दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं, हम दोनों तबाही मचा देंगे, हम दोनों की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये बात भी अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी जो ब्लैक पीस स्वर्ड है उसके अंदर पावर है कि वो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर तुम अपने बाजू के ऊपर विंटाइन आर्म गार्ड को यूज करते हो जो कि कैमरो लेवल का वेपन है, तो उसके साथ तो मेरी पावर्स और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर तुम मुझे इस आर्म गार्ड के साथ कंबाइन कर देते हो तो मेरी पावर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, अनबीटेबल पावर आ जाएगी, यानी कि कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। मुझे बताओ कि तुम्हें मेरा ये आइडिया कैसा लगा, क्या तुम ऐसा करोगे। इस वक्त होली स्वर्ड भी बाहर निकल आती है। होली स्वर्ड बाहर निकलने के बाद कहती है आओ यहाँ से चली जाओ, तुम इस लड़की को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती, मेरा है सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो हमारे जुंजी के सामने खड़ी हो जाती है और जाहुई उसके सामने से गायब हो जाती है। हमारा जुंजी जो कि जाहुई के वश में आता जा रहा होता है वो भी वहाँ पर अपने महसूस करता है और कहता है लगता है कि अभी भी जहाँ पर ब्लैक होल स्वर्ड ने दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर ही लिया था, ये तो होली स्वर्ड है जिसने बाहर निकलने के बाद मुझे बचा लिया है। फाइनली हमारा जुंजी सारी इल्यूजन से बाहर निकलता है, अपनी बुक को बंद करता है और कहता है तो शुक्र है कि मैं यहाँ पर बच गया, वरना उस ब्लैक पीस स्वर्ड ने तो मुझे कंट्रोल ही कर लिया था। अब मुझे इस बात का पता तो चल ही गया है कि विंटाइन आर्म गार्ड का वो गनलेट वो सिर्फ और सिर्फ एक गनलेट है, कि इसका बाकी का पूरा आर्मर भी ढूंढना तो बाकी है क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। एक बार मुझे बाकी के सारे पार्ट्स मिल जाए तो मैं इस पूरे के पूरे आर्मर को कंप्लीट कर सकता हूँ, और इस पूरे आर्मर को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास एक कंप्लीट एम्प्रोड लेवल का वेपन आ जाएगा। मुझे 4 पार्ट्स तो यहाँ पर वेंजियन पवेलियन से ही मिल गए हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी के सारे पार्ट्स मुझे वेंजियन पवेलियन से ही मिलने वाले हैं। साथ ही वो बुक को फिर से ओपन करता है तो उस बुक के अंदर 2 पेजेस ऐसे होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं। जुंजी कहता है ये क्या, यहाँ पर तो ब्लैक पेजेस क्यों है। तो जब वो ब्लैक पेजेस को खोलता है तो उसके अंदर से एक बड़ी सी सोल बाहर निकलती है। तो ये इस बुक के पुराने मालिक का एक शैडो होता है जिसने अपने शैडो को यहाँ पर इस बुक के अंदर सेव करके रखा होता है, ताकि जो भी आकर इस बुक को ओपन करेगा तो वो अपनी सारी की सारी पावर्स उसको दे देगा। तो वो शैडो सोल वहाँ से निकलने के बाद उसे कहती है शंकर जनरेशन के लड़के, तो ये तुम्हारी किस्मत थी कि तुमने यहाँ पर आकर मेरी बुक को ओपन किया है, तो इसका मतलब यह है कि अब मेरी सारी हेरिटेज की पावर मैं तुम्हें देने वाला हूँ। यहाँ पर गौर से देखना, मैं तुम्हें अपनी बाकी की सारी तलवारबाजी की टेक्निक्स भी सिखाने वाला हूँ। जुंजी सोचता है लगता है कि ये विल की इल्यूजन है, फिर शैडो किसी आम बंदे का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के शैडोज हमेशा एम्परर लेवल के मास्टर्स ही छोड़ सकते हैं। एम्परर लेवल के मास्टर्स इस तरह का काम करते हैं, वो अपनी हेरिटेज की पावर आगे पहुंचाने के लिए अपनी विल पावर के शैडो को किसी न किसी चीज के अंदर सेव करके छोड़ देते हैं कि फ्यूचर की जनरेशन जब कभी ना कभी उनको हासिल करे तो उनको ये सारी पावर्स मिल सके, वो अपनी सारी की सारी पावर्स उनको ट्रांसफर कर देते हैं। इसके सामने जो शैडो एम्परर होता है वो वहाँ पर उसके सामने अपनी तलवार को लेता है और अपनी तलवार के साथ उसके सामने एक तकनीक को परफॉर्म करता है और उसे कहता है अपनी तलवार की टिप से एक ब्लैक होल टेक्निक को परफॉर्म कर सकता हूँ जिससे कि तुम माउंटेन्स को भी तोड़ सकते हो, तुम माउंटेन्स को भी तबाह कर सकती हो। ये वाली टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। जुंजी भी उसकी टेक्निक को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि इसकी टेक्निक तो वाकई में बहुत ज्यादा जबरदस्त है, इस टेक्निक के साथ तो पहाड़ों को भी तबाह किया जा सकता है। जुंजी उस सारी टेक्निक को वहाँ पर देख लेता है। उस टेक्निक को देखने के बाद वो अपनी तलवार को निकालता है और
साथ ही वहाँ पर उसको प्रैक्टिस करने के बाद कहता है मुझे समझ आ गई कि इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म करना है। तो कहता है अब मैं जहाँ पर इस टेक्निक को अपना एक नाम देने वाला हूँ। टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद उसे पैराशिंग माउंटेन का नाम देता है। जुंजी वहाँ पर अपना काम कंप्लीट करने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है। जब वो वापस अपने घर आता है तो वहाँ पर मिस लूस का पहले से इंतजार कर रही होती है। तो प्रिंसेस जिया भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है लूशन तुम कहाँ पर थे, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जुंजी उसे कहता है क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो। प्रिंसेस जिया उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, तुमने मुझे जो मिशन दिया था मैंने उसको फेल कर दिया। मैं उन लोगों को उनका रिजाइन नहीं ले पाया जिनको रिजाइन देने के लिए तुमने कहा था, और वो सभी लोग मेरी बात को मानने से उन्होंने मना कर दिया, और वो लोग मेन स्क्वायर के ऊपर इकट्ठे भी नहीं होंगे। और वो बड़े स्वर्ड मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुमसे बातें डिस्कस करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जुंजी से कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर वहीं पर चलते हैं। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 152 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 153 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रिंसेस जिया काफी घबराई हुई होती है और जुंजी से कहती है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे मिशन को फेल कर दिया। तुमने मुझे काम दिया था लेकिन मैं उस पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वो सारे के सारे ग्रैंड मास्टर्स और एल्डर्स मेरी बात को नहीं मान रहे। इस वक्त स्वर्ड मास्टर्स तुमसे बातें डिस्कस करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं, जाकर उनसे बात करते हैं। तो जुंजी कहता है क्यों नहीं, चलो फिर स्वर्ड मास्टर से जाकर मिलते हैं। किसी हमें दूसरे हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों मास्टर्स बैठे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो हमारा जुंजी वहाँ पर पहुंचता है। वो कहते हैं हमने सुना है कि तुम इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हो। जुंजी उनसे कहता है मुझे ये बात तो पहले से पता थी, मुझे इस बात का अंदाजा था कि वो सारे ग्रैंड मास्टर्स और एल्डर्स मेरी बात को इतनी आसानी के साथ तो नहीं मानने वाले। मास्टर जानबो से कहते हैं मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है उन सारे के सारे बूढ़े खुसरू को यहाँ से निकालने का, क्योंकि वो सभी लोग हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं। वो कब से यहाँ पर है लेकिन कोई भी तरक्की नहीं हुई, सभी को तो उस पवेलियन से निकाल देना चाहिए। मास्टर किंग जियान उनसे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आसान काम है, उनको निकाल पाना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। अगर उनको अचानक यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो ये मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। ताकि इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ मूव जरूर चलेंगे। लोग इन एल्डर्स को इतनी आसानी से तो निकलने नहीं देंगे। मिस्टर टैंग भी उनसे कहते हैं मुझे भी लगता है कि इंटरनल अफेयर वाले लोग भी सब में शामिल है, वो इन सभी एल्डर्स की बैक सपोर्ट दे रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए एल्डर्स को पोजीशंस के ऊपर से जबरदस्ती हटाएंगे तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। वो लोग तो यहाँ पर किसी गलती का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर लॉन्गली उन लोगों से कहते हैं तो लगता है कि हमें जाकर उन लोगों से बात करनी चाहिए। तो हमें इंटरनल अफेयर के लोगों से जाकर बात करनी चाहिए कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकती हैं। प्रिंसेस जिया उन लोगों से कहती है मेरे पास एक और रास्ता है, हम लोग यहाँ पर वायलेंस को यूज किए बिना भी यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हैं, उनको उनके पोजीशंस के ऊपर से हटा सकते हैं। आपको पता है कि हर कोई अपने अपने बेनिफिट्स के लिए काम करता है। अगर वो लोग इंटरनल अफेयर वालों के पास से कुछ पैसे ले रहे हैं या करप्शन वगैरह कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर उनको ऐसी ऑफर दें कि जिसको वो मना ना कर सके। हम लोग उन लोगों को यहाँ पर पैसे वगैरह देते हैं तो वो लोग इंटरनल अफेयर वालों को छोड़कर हमारे साथ हो जाएंगे। इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा। हम इंटरनल अफेयर और इन सारे एल्डर्स को एक दूसरे के साथ लड़ा सकते हैं। मास्टर जान वो से कहते हैं आजकल के यंगर जनरेशन के लोग तो इस तरह के आइडियाज सोच सकते हैं, हमें तो इस बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता कि हम लोग इस तरह से भी इस मसले को सुलझा सकते हैं। लगता है कि अब जहाँ पर मेरी कोई जरूरत नहीं रही, मैं तो बस साइड के ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख ही सकता हूँ कि तुम लोग कैसे इस मसले को सुलझाओगे। इससे जिया हमारे जुंजी से कहती है जुंजी तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा। हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर काम करें तो मुझे लगता है कि हम लोग इस आइडिया को पूरा कर सकते हैं और ये काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। हमारा जुंजी से कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से ठीक कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है इन सभी को ठीक करने का, कि मैं सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में मेरे लिए और कोई भी मसला ना हो। तो वो से कहती है लेकिन तुम ये सब कुछ कैसे करोगे। जुंजी से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग आउटर गेट डिसाइपल से मिलने वाले हैं, क्योंकि कल उन सभी को मैंने वहाँ पर बुलाया था। 7 दिन का टाइम पूरा होने वाला है, वहीं पर जाकर सभी को पता चलेगा। प्रिंसेस कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, और वो भी भागती हुई उसके साथ आ जाती है। हमारा जुंजी प्रिंसेस जिया को अपने साथ लेता है और जाकर एल्डर्स के रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर पहले से एक बंदा खड़ा होता है, वो भी एक एल्डर होता है। वो उसे कहता है मिस किंग चैंग, मास्टर लूजुन, आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, अचानक से आपका यहाँ पर आने का क्या मतलब है। हमारा जुंजी उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम एल्डर वैंग है। वो उसे कहता है हाँ मेरा नाम एल्डर वैंग है। हमारा जुंजी से कहता है मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर इस हाल के मैनेजर हो, यानी कि तुम यहाँ पर सब कुछ मैनेज करते हो। पिछले 10 साल से यहीं पर हो, पिछले 10 साल से तुम सब कुछ मैनेज कर रहे हो, क्योंकि तुम पिछले 10 साल से यहाँ पर हो। तो यहाँ पर सबको मैनेज करने के लिए तुमने किसी न किसी बुक या किसी न किसी रजिस्टर के ऊपर खाता तो डाला होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे के सारे रिकॉर्ड को मेरे पास लेकर आओ, पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को मेरे पास लेकर आओ। तुम किसी के हाथ भी उस रिकॉर्ड को मेरे पास भिजवा सकते हो। वो वहाँ पर पवेलियन के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पर वो सारे के सारे बंदे काम कर रहे होते हैं। मिस्टर वैंग उसे कहता है लेकिन स्वर्ड मास्टर 10 साल के लॉक डेटा को इकट्ठा कर पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। 10 साल के लॉक डेटा को हम लोग इतनी आसानी से इकट्ठा कैसे कर पाएंगे। अगर ये सारा डेटा हमारे पास पहले से मौजूद होता है तो हम लोग बड़ी आसानी से वो आपके पास लेकर आ सकते थे। हमारा जुंजी उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितना ज्यादा टाइम चाहिए होगा इतने सारे डेटा को इकट्ठा करने के लिए। मिस्टर वैंग
उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ये बहुत ज्यादा मुश्किल है टाइम बताना कि कितने अरसे में हम लोग यहाँ पर सारे डेटा को इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि 10 साल का डेटा है, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता। जुंजू से कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारी न्यूज का इंतजार करूंगा जब तुम 10 साल के डेटा को लेकर मेरे पास आ जाओगे। माना जुंजी के वहाँ से जाने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस बंदे को हुआ क्या है, इसे लगता है कि पिछले 10 साल का लॉग बुक का डेटा हम लोग इसको देने वाले हैं। इसको क्या लगता है कि ये आउटर गेट का इंचार्ज बन चुका है, जब तक ग्रैंड मास्टर में कुछ भी नहीं कहेंगे हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले। प्रिंसेस जिया उन सभी की तरफ देख रही होती है और कहती है ये सभी लोग तुम्हारी बातों के ऊपर हंस रहे हैं। वो जुंजी से कह दिया क्या तुमने देखा वो सभी लोग हमारे पर हंस रहे हैं। जुंजी कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है। माना जुंजी सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ आता है जहाँ पर एक एल्डर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जुंजी वहाँ पर आता और कहता है क्या तुम्हारा नाम एल्डर लिन चैन है? उसे कहता है हाँ मेरा नाम एल्डर लिन चैन है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जुंजी से कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आउटर गेट के जितने भी डिसाइपल्स हैं उन सभी की ट्रेनिंग के रिस्पॉन्सिबल हो। मैं यहाँ पर तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा इन बच्चों की ट्रेनिंग के बारे में क्या ओपिनियन है कि ये बच्चे किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं। एल्डर बड़ी रूडली हमारे जुंजी से बात करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर ग्रेजुएट होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे बच्चे बहुत ही केयरफुली असेस करने के बाद ही यहाँ तक पहुंचे हैं। इन सभी के बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, उसके बाद ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तुम्हें सब के बारे में कुछ नहीं पता तो जाओ पहले जाकर इस बारे में जानकार और उसके बाद यहाँ पर आकर मुझसे बात करना। प्रिंसेस जिया जलाकर उसे कहती है बूढ़े खूसट कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे स्वर्ण मास्टर के साथ इस तरह रूडली कैसे बात कर सकते हो, क्या तुम इनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? जिसे कहता है प्रिंसेस बस करो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। प्रिंसेस कहती है अच्छा ठीक है मैं भी आ रही हूँ। वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि इसे क्या हुआ है। अब ये चलते हुए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उसके सामने रास्ते में मास्टर की जैंग और उसके साथ साथ ग्रैंड मास्टर खड़े होते हैं। वो लोग भी हमारे जुंजी के ऊपर हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा और बाकी सब कुछ उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई भी जुंजी की बात को नहीं मान रहा और सभी लोग उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं मैंने सुना है कि तुम आउटर गेट में यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे एल्डर से बात कर रहे हो, लेकिन कोई भी एल्डर तुम्हारी बात को मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने इस लड़की से पहले ही कहा था कि यहाँ पर आउटर गेट में तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, जब तक कि तुम हमारे सामने नहीं झुकते यहाँ पर कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना ही कोई तुम्हारी बात को मानेगा। प्रिंसेस जिया चिल्लाकर उसे कहती है तुझे सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर ये सब कुछ प्लान कर रहे हो। तुमने यहाँ पर सभी एल्डर्स को ये पहले से बता रखा है कि किसी ने भी यहाँ पर सर की बात नहीं माननी, इस वजह से स्वर्ण मास्टर की कोई भी बात यहाँ पर नहीं मानी जा रही। माना जुंजी ग्रैंड मास्टर से कहता है मैं यहाँ पर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर नेचुरली ज्यादा कुछ नहीं कर रहा कि ये सब कुछ तो वैसे ही ठीक होने वाला है। सो माना जुंजी से ये बात करने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि मास्टर कीजैंग वहाँ पर हंसना शुरू कर देता और कहता है स्वर्ण मास्टर लूजन तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, तुम यहाँ पर से खाली हाथ वापस जा रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें बस अपना मुंह बंद करके चुपचाप साइड के ऊपर बैठे रहना चाहिए। तुम सिर्फ और सिर्फ नाम के ही स्वर्ण मास्टर हो और इस गेट के इंचार्ज हो। जुंजी आगे की तरफ चलता जा रहा होता है। प्रिंसेस से कहती है जुंजी यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर इनकी बातें सुनने के बाद चुपचाप मुड़ क्यों जाते हो। जुंजी वहीं पर रुक जाता है, पीछे की तरफ मुड़ते हुए लोगों से कहता है मैं एक बात तो भूल ही गया था। ग्रैंड मास्टर से कहता है मैं चाहता हूँ कि कल दोपहर के वक्त तुम सभी लोग मेन स्क्वायर के ऊपर इकट्ठे हो जाना, जितने भी एल्डर्स और मास्टर्स और जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग वहाँ पर आना। वहाँ पर तुम सभी एल्डर्स की कंप्लेंट्स को सुनने वाला हो, तुम सभी एल्डर्स की जो भी कंप्लेंट्स होंगी हम लोग वहाँ पर उन सभी को डिस्कस कर लेंगे और आपस में सारे मसले सुलझा लेंगे। ग्रैंड मास्टर वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि तुमने हार मान ही ली, चलो ठीक है फिर कल देखेंगे कल तुम वहाँ पर एल्डर्स की कौन सी बातों को डिस्कस करने वाले हो। वहाँ से हमारा जुंजी सीधा अपने घर में वापस आ जाता है। प्रिंसेस जिया भी उसके साथ होती है। वो से कहती है लूजन यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ बताओ तो सही। हमारा जुंजी से कहता है अब तुम वापस जाकर रेस्ट कर सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे भी बहुत सारी चीजों को प्लान करना है, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो साथ ही अंदर चला जाता है। प्रिंसेस चिल्लाकर उसे कहती है मुझे बताओ तो सही कि तुम यहाँ पर कौन सी प्लानिंग कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। हमारा जुंजी से यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता। प्रिंसेस वहाँ से वापस चली जाती है। नेक्स्ट सीन दोपहर के वक्त का दिखाया जाता है। सभी आउटर डिसाइपल्स वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं मेन स्क्वायर के ऊपर और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। हमारे स्वर्ण मास्टर तो यहाँ पर इस गेट के इंचार्ज बनने से रह गए, बाकी के जितने भी एल्डर्स हैं ग्रैंड मास्टर के साथ साथ बाकी सभी लोग यहाँ पर उसकी बात को मना कर रहे हैं, कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। वो सभी लोग उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने तो सुना है कि इंटरनल अफेयर के लोग इस सब में शामिल है, मास्टर चैंग उसके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि इस लड़के ने इस कॉम्पिटिशन को जीत कर पहली पोजीशन को हासिल किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन सारे के सारे बुढ़े एल्डर्स को मनाना बहुत मुश्किल है। वो सभी लोग उसको कभी भी अपना मास्टर नहीं मानेंगे। सिर्फ जेसन चैंग और टैंकिंग वो दोनों भी ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जेसन चैंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि मास्टर ने कहा था तो उसकी रेपुटेशन यहाँ पर खुद ही बहुत ज्यादा खराब होने वाली है और कोई भी वहाँ पर उसे आउटर गेट का इंचार्ज मानने से मना कर रहा है। मास्टर की जैंग चैंग वहाँ पर आते हैं और उन बच्चों से कहते हैं ताकि उस लड़के की फाउंडेशन वहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उस लड़के को बहुत ज्यादा आसानी से हराया जा सकता है, वजह से हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग उस लड़के को जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि उस लड़के की कल्टीवेशन पहले से बढ़ती जा रही है और ऊपर से मास्टर ने यानी कि स्वर्ण पवेलियन ने उसे एक स्पेशल पिल भी दी थी जिसको खाने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से ब्रेक थ्रू करवा सकता है। मास्टर चैंग उसे कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा मसला होने वाला है, उसकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, हमसे ज्यादा तो नहीं होने वाली। हमारे जुंजी का दिखाते हैं जो कि अपने घर में
सामने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को ओपन करके बैठा होता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से वो हमारी शुइकियान को देख रहा होता है। शुइकियान उसके दरवाजे के ऊपर आती है। जी कहता है ये शुइकियान यहाँ पर मेरे दरवाजे के ऊपर क्या करने के लिए आई है। शुनजी उसे वहीं पर से कहता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो उसकी बात सुनने के बाद उसके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट देती है और कहती है स्वॉर्ड मास्टर लू जुन, मैंने सुना है कि आप आज दोपहर के वक्त स्क्वायर के ऊपर सभी एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर के साथ वहाँ पर बात करने वाले हैं, आप उनके साथ मसले को डिस्कस करने वाले हैं। ये बात वाकई में सच है। मैं यहाँ पर आपको ये बात बताने के लिए आई हूँ जब से आपने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीता है आउटर गेट के डिसाइपल्स के लिए। तो आउटर गेट के बहुत सारे डिसाइपल्स ऐसे हैं जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं और वो यहाँ पर आपको फुली सपोर्ट भी करेंगे। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। महाराज जुनजी से कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस सब का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना तुमसे और ना ही बाकी के सारे आउटर डिसाइपल्स से। ये मसला मैं खुद ही सुलझा लूंगा। तो वो से कहती है ठीक है मास्टर, वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पर मेन स्क्वायर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इनर डिसाइपल्स भी मौजूद होते हैं। वो आउटर डिसाइपल से कहते हैं तुम सभी लोग तो इनर गेट के डिसाइपल हो, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। सभी लोग कहते हैं हम लोग तो यहाँ पर एक शो देखने के लिए आए हैं क्योंकि हमने सुना है कि जीनियस स्वॉर्ड मास्टर लू जुन के एल्डर्स ने उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की और वो सभी लोग यहाँ पर उसको बहुत ही टफ टाइम दे रहे हैं और आज यहाँ पर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर शो देखने के लिए आए हैं और इसे एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 153 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुनजी कैसे इन सभी एल्डर से निमटने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग स्वॉर्ड किंग के एपिसोड 154 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुनजी एक नया प्लान बनाता है और उस प्लान के मुताबिक वो सभी एल्डर्स के पास जाता है, उन सभी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स के पास भी जाता है। सभी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स के पास जाकर कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो सभी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स उसकी बात को नहीं सुनते और आगे से उसको इनकार कर देते हैं। लास्ट सीन के ऊपर हमारा जुनजी ग्रैंड एल्डर से मिलता है तो ग्रैंड एल्डर से कहता है कल दोपहर के वक्त मैंने सभी एल्डर्स को दोपहर के वक्त मेन हॉल में बुलाया, सभी लोगों को वहाँ पर आना होगा। सभी लोग जब वहाँ पर आएंगे तो मैं वहाँ पर तुम सभी एल्डर्स की शिकायतों को सुनूंगा और सुनूंगा कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। तो उस एल्डर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लड़के लगता है कि तुम अब रास्ते पर आ चुके हैं, अब तुम्हें समझ आ चुकी है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो ठीक है जी, इतना भी मुश्किल नहीं है, हम सभी लोग कल वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो सभी लोग वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं, यानी कि वो सारे बच्चे जो कि आउटर गेट के डिसाइपल्स हैं, जबकि इनर गेट के भी काफी सारे डिसाइपल वहाँ पर शो देखने के लिए आए होते हैं। वो लोग कहते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ग्रैंड एल्डर्स का जो स्वॉर्ड मास्टर लू जुन है जिसे यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है वो उसके खिलाफ यहाँ पर बगावत करने वाले हैं और ये देखकर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं कैसे लू जुन उन सभी को यहाँ पर अपनी बात मनवाता है। सारे बच्चे भी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त हमारा जुनजी प्रिंसेस जिया के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। वो प्रिंसेस जिया के साथ वहाँ पर आता है और कहता है फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। प्रिंसेस जिया कहती है यहाँ पर जो आए हुए वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ही हैं, इन एल्डर्स में से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। वो सारे के सारे एल्डर्स कहाँ पर हैं, लगता है कि वो जानबूझकर यहाँ पर नहीं आए, वो यहाँ पर हमारी इंसल्ट करवाना चाहते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आए। जुनजी उसे कहता है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से पहले नीचे उतरते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जुनजी और प्रिंसेस जिया वहाँ पर लैंडिंग करते हैं तो वो सभी बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मास्टर लू जुन तो यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन वो सारे एल्डर्स अभी तक नहीं पहुंचे। इस बात को क्या समझा जाए कि वो सभी एल्डर्स स्वॉर्ड मास्टर लू जुन को कुछ भी नहीं समझते। हालांकि स्वॉर्ड मास्टर लू जुन को यहाँ पर लेट आना चाहिए था और सभी एल्डर्स को यहाँ पर आकर उसका पहले से इंतजार करना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि वो हमारे स्वॉर्ड मास्टर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। इसी वक्त आसमान के ऊपर बिजलियां चमकना स्टार्ट होती है तो उसी थंडरबोल्ट्स के साथ ही वहाँ पर सभी एल्डर्स की एंट्री होती है। तो ये सभी के सभी एल्डर्स अपने ग्रैंड मास्टर के साथ वहाँ पर अपीयर होते हैं। सभी बच्चे कहते हैं देखो ग्रैंड एल्डर उनके साथ बाकी के सारे एल्डर्स वहाँ पर आ चुके हैं। एल्डर वहाँ पर आने के बाद कहते हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई जिसकी वजह से हम लोग लेट हो गए, प्लीज मुझे माफ करना कि हमने तुम्हें यहाँ पर वेट करवाया। प्रिंसेस जिया तो इस बात से काफी गुस्सा होती है और उन्हें कुछ बुरा भला कहने लगती है और कहती है तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई स्वॉर्ड मास्टर लू जुन के सामने इस तरह बिहेव करने की, जबकि ये तुम्हारा इंचार्ज है। कि हमारा जुनजी जहाँ पर किसी और प्लान के ऊपर काम कर रहा है वो आगे बढ़ता है और उनसे कहता है आप सभी को ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी मेरे ग्रेट एल्डर्स हैं, आप सभी का यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्रैंड मास्टर आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्वॉर्ड मास्टर लू जुन इतनी जल्दी सिचुएशन को समझ जाएंगे। अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं आपको यहाँ पर आउटर गेट में आए हुए, अब ये बात समझ चुके हैं कि यहाँ पर मास्टर कौन है और मास्टर का गुलाम कौन है। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें ये बात की समझ आ गई है कि अभी भी यहाँ पर सारी की सारी पावर हमारे हाथ में है, जबकि तुम यहाँ पर सिर्फ नाम के इंचार्ज हो। तो साथ वाले सीनियर एल्डर हमारे जुनजी से कहते हैं जब तक तुम हमारे काम में टांग नहीं अड़ाओगे, जब तक तुम हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहोगे, तब तक हम तुम्हें यहाँ पर अपना नया इंचार्ज मानने को तैयार है। सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। अब तुम्हारे नए स्वॉर्ड मास्टर लू जुन यानी कि आउटर गेट के इंचार्ज के तौर पर तुम्हें यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। बस तुम्हें यहाँ पर इतना करना है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी रिस्पेक्ट करनी है और सिर्फ हमारे रूल्स को फॉलो करना है और हमें यहाँ का इंचार्ज मानना है। वहाँ पर जो आउटर डिसाइपल्स खड़े होते हैं वो सभी लोग कहते हैं ये ग्रेट एल्डर इसके साथ दूसरे एल्डर ये सभी के सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये स्वॉर्ड मास्टर लू जुन को यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं, लगता है कि स्वॉर्ड मास्टर लू जुन भी इनके पपेट बन जाएंगे और सिर्फ इनकी बात मानेंगे। यहाँ पर अगर किसी का नुकसान होने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आउटर डिसाइपल्स का
होने वाला है, क्योंकि इससे हमारे आउटर डिसाइपल्स पहले भी पिस रहे थे और दोबारा से यहाँ पर उनके पर दोबारा से वही ज्यादती होगी। हम तो यहाँ पर किसी ऐसे का इंतजार कर रहे थे जो यहाँ पर आने के बाद सिचुएशन को चेंज करे, ताकि हम आउटर डिसाइपल्स को भी इनर डिसाइपल्स के बराबर रिसोर्सेज मिल सके और ट्रेनिंग मिल सके। हमारा जुनजी उनसे कहता है ये बात वाकई में सच है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को इसलिए इन्वाइट किया था कि मैं तुम्हारे साथ सभी एल्डर्स के मसले मसाइल को देख सकूं और इनके ऊपर बात कर सके। लोग यहाँ पर डिस्कशन के लिए खड़े हैं, लेकिन इससे पहले मैं एल्डर जैन क्यू से एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपसे वो बात पूछ सकता हूँ? एंड एल्डर उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तुम्हारा जुनजी एल्डर जैन क्यू से कहता है ग्रैंड एल्डर मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि एक मरा हुआ इंसान यहाँ पर बात कर सकता है? आपको लगता है कि एक मरे हुए इंसान के यानी कि एक डेड बॉडी के भी कोई राइट्स होते हैं जहाँ पर बात कर सके और अपनी बात को किसी के सामने रख सके? तो ये बात सुनने के बाद एल्डर जैन क्यू तो हैरान होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही हमारा जुनजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। एक स्ट्राइक के साथ वो एल्डर जैन क्यू जो कि ग्रैंड एल्डर होते हैं उसकी गर्दन काट देता है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। ये देखने के बाद उसके साथ वाला जो सीनियर एल्डर होता है वो चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रैंड एल्डर को मारने की? हमारे एक मेंबर को मारा है, वो भी 70,000 डिसाइपल्स के सामने। तुमने बहुत ही बड़ा क्राइम किया, तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और तुम यहाँ पर एक ऑनरेबल स्वॉर्ड मास्टर हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर रूल्स को डिसोबे किया। तुमने ग्रैंड मास्टर के ऊपर अटैक किया है जो कि हमारे ये एल्डर था। अब इसकी वजह से तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। बाकी के एल्डर्स भी जल्दी से अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और हमारे जुनजी के सामने खड़े हो जाते हैं, जबकि हमारा जुनजी आगे बढ़ता है और उस ग्रैंड एल्डर की डेड बॉडी के ऊपर से उसका टोकन उठा लेता है और कहता है मैंने अभी जिसको यहाँ पर मारा है वेंजियन पवेलियन का एक कीड़ा था, ऐसा कीड़ा जो कि दीमक की तरह वेंजियन पवेलियन को अंदर से खा रहा था। इसी वजह से मैंने इसका पता साफ कर दिया है। जुनजी उसका टोकन लेने के बाद कहता है जैसे कि मैंने ग्रैंड एल्डर से कहा कि एक डेड बॉडी को बोलने का कोई भी हक नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से मर चुका है, तो वो यहाँ पर किस तरह अपनी बात रखेगा। ये बात तुम सभी के ऊपर भी लागू होती है। अगर तुम सभी लोग चुपचाप अपने अपने टोकन मुझे दे देते हो और रिजाइन करने के बाद यहाँ से चले जाते हो, तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। ताकि तुम सभी लोग मेरे एल्डर्स हो, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर सिचुएशन को समझ नहीं रहे। तुम्हें शायद समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी मौका देने वाला हूँ। तुम्हारे पास यही एक आखिरी मौका है। अपने अपने बैच मेरे पास दो, मुझे अपने बैच दे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। इंडियन एल्डरों से कहते हैं तो इस तरह का तो सोचना भी मत, हम तुम्हें अपने टोकन इतनी आसानी के साथ दे देंगे। वो साथ ही अपने लोगों से कहते हैं इसको पकड़ लो। उनमें से कोई भी आगे बढ़कर शुंजी को पकड़ना नहीं चाहता। तुम्हारा शुंजी कहता है यहाँ पर तो कोई भी तुम्हारी बात सुनने के बाद आगे नहीं बढ़ा। वो सभी एल्डर उसे कह रहे होते हैं गू युनफेंग तुम तो यहाँ पर हम सभी में सबसे ज्यादा सीनियर हो, क्यों ना तुम आगे बढ़कर सबसे पहले इस लड़की के ऊपर अटैक करो। वहाँ से वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और गुस्सा होने के बाद वो कहते हैं मैं इस लड़के को अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे डरता हूँ? जल्दी से अपनी तलवार निकालते हैं और हमारे शुंजी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो हमारा शुंजी उसे कहता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंड मास्टर के साथ वहीं पर ऊपर भेजने वाला हूँ। दोनों ऊपर जाकर डिस्कस करना है कि तुम में से कौन यहाँ पर सीनियर एल्डर बनेगा और कौन जूनियर एल्डर बनेगा। और हमारा शुंजी उसकी गर्दन भी काट देता है। हमारे शुंजी ने यहाँ पर दो एल्डर्स को एक ही रो में मार दिया है। सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं। यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शुई कियान कहती है कि यहाँ पर इस सब की वजह से सभी लोग समझेंगे कि ये स्वॉर्ड मास्टर बहुत ज्यादा जालिम है और इसकी वजह से सभी लोगों के दिल में इनका डर बैठ गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर लू जुन इन सभी एल्डर्स को हैंडल कर सकता था। इसने यहाँ पर जो भी किया है वो उनके साथ बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि ये सभी लोग पिछले कई सालों से यहीं पर हैं। जियन पवेलियन को अंदर से दीमक की तरह खाते जा रहे हैं। ये करप्ट है और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। तुम्हारा शुंजी दोनों एल्डर्स को मारने के बाद बाकी के एल्डर्स से कहता है तुम में से कोई और है जो कि यहाँ पर आना चाहे, तुम में से कोई और यहाँ पर आगे बढ़कर मुकाबला करना चाहता है। तो एल्डर जैन क्यू से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर वेंजियन पवेलियन का एक रूल है कि जो भी यहाँ पर अपने दूसरे फेलो एल्डर्स के ऊपर अटैक करेगा उनकी जान लेगा तो उसे बहुत ही हैवी पनिशमेंट दी जाएगी। बस इंतजार करो कि तुम्हें किस तरह की सजा दी जाती है, क्योंकि पवेलियन लॉर्ड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। मास्टर की जैन उसे कहते हैं अगर हमने तुम्हें यहाँ पर अभी नहीं मारा तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो। इसी वजह से अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा, हम तुम्हें यहीं पर मारने वाले हैं। शुंजी उनसे कहता है मैंने तुम लोगों को जैसे पहले कहा कि ये लोग वेंजियन पवेलियन की दीमक है और इसे अंदर से चाट रहे थे। इसी वजह से मेरे पास इन लोगों के खिलाफ सबूत भी है। मुझे पता है कि ये लोग करप्ट है, उनकी करप्शन के मेरे पास सबूत है, न सिर्फ इनके बल्कि बाकी के सभी लोगों के भी। इसी वजह से अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर तुम्हारी सजा मिलने वाली है। की जैंग उसे कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की बात करके हमें यहाँ पर डरा सकते हो कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ करप्शन के सबूत हैं? शुंजी उसी वक्त कहता है लूजिंग यहाँ पर आओ। तो लूजिंग अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो पनिशमेंट हाल से है। इसी वजह से वो यहाँ पर इनको अरेस्ट करने के लिए आया होता है। तुम्हारा शुंजी उसे कहता है चलो जल्दी से इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लो, क्योंकि ये सभी लोगों के खिलाफ मेरे पास सबूत है। उन सबूतों के मुताबिक ये सभी लोग करप्ट हैं। शुंजी लूजिंग को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी आउटर गेट के एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर्स और जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी के सभी को अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि ये सभी करप्ट हैं और सभी की करप्शन के सबूत मेरे पास मौजूद हैं जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। सभी के अरेस्ट हो जाने के बाद जेसन चैंग का सीन दिखाते हैं कि जेसन चैंग बहुत सा गुस्सा होता है और कहता है उस लड़के ने हमें धोखा दिया। हमें लगा था कि वो यहाँ पर एक डिस्कशन अरेंज करने वाला है जहाँ पर वो एल्डर्स के सामने सबमिट करेगा, लेकिन पता नहीं उसके पास वो सारे सबूत कहाँ से आ गए, जिसकी वजह से उसने उन सभी को फंसा दिया और वो सभी लोग अब अरेस्ट हो चुके हैं। मास्टर किन कहते हैं मैंने सुना है कि उस लड़के के पास उन सभी
सभी की करप्शन के सबूत भी हैं। पता नहीं ये बात सच है या फिर झूठ है, लेकिन लगता तो ऐसे ही है जैसे उसके हाथ में कुछ काफी पावरफुल सबूत लगे हैं। अपने बहुत सारे डिसाइपल्स को वहाँ पर आउटर गेट में स्टूडेंट्स के तौर पर छोड़ा हुआ है, जो कि उसके ऊपर नजर रखने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो उन सभी लड़कों को भी पकड़ ले जो कि वहाँ पर हमने छोड़े हैं स्पाइस बनाकर। जेसन के फादर कहते हैं मैं अभी जाकर ग्रैंड मास्टर से मिलकर आता हूँ, यानी कि पवेलियन लॉर्ड से मिलकर आता हूँ और उनसे जाकर इस बारे में बात करता हूँ। मास्टर क्यू से कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है ना कि पवेलियन लॉर्ड भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैट के मुताबिक पवेलियन लॉर्ड भी उसके मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। उन लोगों के दरमियान में यही तो एग्रीमेंट हुआ था। लॉर्ड मास्टर लूजन जैसे चाहे आउटर गेट को चला सकता है, वो वहाँ पर जो भी डिसीजन लेना चाहे वो ले सकता है, तक ग्रैंड मास्टर भी इसके किसी भी डिसीजन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सुनने के बाद जेसन के फादर और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है, इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। एक सीन में कुछ आउटर डिसाइपल्स को दिखाते हैं जो कि बातें करते हुए जा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं हमने सुना है कि लास्ट नाइट पनिशमेंट हॉल के लोगों ने हमारे आउटर गेट के बहुत सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स को अरेस्ट किया था और उनको अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर जो भी इल्जाम थे वो सभी के सभी साबित हो गए और तकरीबन 3000 एल्डर्स और दूसरे डिसाइपल्स को सजाए मौत दी जा चुकी है। उनमें से एक कहता है हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना है। मैंने सुना है कि उनमें से कुछ ऐसे लोग जिनकी करप्शन बहुत ज्यादा कम थी, यानी कि जिनके क्राइम बहुत ज्यादा छोटे थे, उनकी फैमिली के हवाले कर दिया गया है ताकि उनकी फैमिलीज खुद उनको सजा दे सके। बाकी के सभी लोग जिनकी करप्शन बहुत ज्यादा मेजर थी उन सभी को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, यानी कि उन सभी को फांसी दे दी गई है। तीसरा वाला उनसे कहता है मैंने सुना है कि स्वॉर्ड मास्टर लूशन के हाथ में एक बहुत ही अच्छी वाली लॉग बुक लगी है जिसके अंदर इनकी सारी करप्शन दर्ज थी, जिसकी वजह से पनिशमेंट हॉल के लोगों ने इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया है। ना तो पनिशमेंट हॉल के लोग इनको सजा बिल्कुल भी नहीं देते। चौथे वाला कहता है तो इसका मतलब यह है कि स्वॉर्ड मास्टर लूशन कोई कच्चा अंडा नहीं है, उसके साथ पंगा लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, जैसा कि इन सभी एल्डर्स को भारी पड़ा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 154 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वॉर्ड किंग के एपिसोड 155 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे युनजी ने पनिशमेंट हॉल वालों को करप्शन का कोई सबूत दिया है, जिसकी वजह से आउटर गेट के जितने भी एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर्स होते हैं उन सभी को पकड़ लिया जाता है। उन सभी को अरेस्ट करने के बाद जब जिस चीज के खिलाफ सबूत और प्रूफ हो जाते हैं उन सभी को सजाए मौत दी जाती है। बात के चर्चे तो सभी आउटर डिसाइपल्स में हो रहे होते हैं। वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर लूजन के साथ पंगा लेना इतना भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ज्यादा जालिम इंसान है। तो यहीं पर रास्ते में प्रिंसेस जिया खड़ी होती है। वो उनसे कह रही है तुम्हें लगता है कि हमारा स्वॉर्ड मास्टर लूजन बहुत ज्यादा जालिम इंसान है। तो सभी लोग उसके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं प्रिंसेस किंग चंग प्लीज हमें माफ करना, हम लोग तो बस ऐसी बात कर रहे थे। प्रिंसेस जिया उनसे कहती है मैं यहाँ पर तुम लोगों को डरा नहीं रही, बस मैं यहाँ पर तुम्हें एक मैसेज देने के लिए आई थी। स्वॉर्ड मास्टर लूजन ने तुम सभी को कल दोपहर के वक्त गेट के जितने भी डिसाइपल्स हैं सभी को मेन मार्शल हॉल में बुलाया है। सभी लोगों को वहाँ पर आना होगा, जैसे कोई भी वहाँ पर अब्सेंट नहीं हो सकता। बाकी के सभी लोगों को भी जाकर बता देना। तो वो सभी लोग कहते हैं ठीक है प्रिंसेस, हम लोग जाकर बाकी के सभी लोगों को भी ये बात बता देंगे। प्रिंसेस जिया वहाँ से जाने से पहले उन लोगों से कहती है जिस तरह तुम लोग यहाँ पर बात कर रहे हो कि स्वॉर्ड मास्टर लूजन बहुत ज्यादा जालिम इंसान है, वो इतना भी जालिम इंसान नहीं है। मैं एक बात बताती हूँ कि स्वॉर्ड मास्टर लूजन ने उनको सजा देने से पहले उन सभी के पास गया था, उन सभी के पास जाकर बात की थी और उन्हें एक मौका भी दिया था, लेकिन वो सभी लोग उस मौके को लेने से कासर रहे। सभी ने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से मास्टर लूजन के पास और कोई भी चारा नहीं था। इसी वजह से उसने पनिशमेंट हॉल वालों को उनके करप्शन के सबूत दिए, जिसके बाद सब कुछ हुआ है। नेक्स्ट सीन अगले दिन दोपहर के वक्त का दिखाया जाता है। अगले दिन दोपहर के वक्त हमारा युनजी और प्रिंसेस जिया दोनों ही वहाँ पर अरीना के सेंटर में होते हैं और उनके आसपास सभी लोग खड़े होते हैं। सभी आउटर डिसाइपल्स वहाँ पर आ चुके होते हैं। उनके सामने एक एल्डर खड़ा होता है। उसे कहता है स्वॉर्ड मास्टर जैसा कि आपने कहा था मैंने सभी के सभी आउटर डिसाइपल्स को यहाँ पर समन कर लिया है, इनमें से एक भी एब्सेंट नहीं है। युनजी उसे कहता है ठीक है फिर इन सभी लोगों को यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहो। वो कहता है ठीक है इनको इंतजार करवाते हैं। आउटर डिसाइपल्स भी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर पता नहीं हमें क्यों बुलवाया गया और हम लोग यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे हैं, स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर क्या चाहते हैं। मना युनजी वहाँ पर ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करते हैं, वो सभी की बॉडी के अंदर से इम्ब्यूट करता है और देखने लगा है। वो कहता है चलो देखते हैं कि इन सभी के पास कौन कौन सा स्वॉर्ड इंटेंट है। युनजी की इस नई पावर के मुताबिक वो सभी के स्वॉर्ड इंटेंट को भी देख सकता है। वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उन सभी लड़कों के ऊपर जब एनर्जी पड़ती है सभी के बॉडी के अंदर से अलग अलग एनर्जी निकलती है। वो अलग अलग कलर की एनर्जी होती है। सभी लोग कहते हैं ये क्या हमारी बॉडी के अंदर से तो अलग अलग कलर की एनर्जी निकल रही है, क्या इसका मतलब यह है कि ये हमारे स्वॉर्ड इंटेंट का रैंक है। हर किसी की बॉडी के अंदर से वो एनर्जी नहीं निकल रही होती, सिर्फ कुछ ही कुछ खास लोग होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर से कलरफुल लाइट्स निकल रही होती है, जबकि कुछ की बॉडी के अंदर से तो पांचों कलर की लाइट्स निकल रही होती है। तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। कुछ एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि मेरी लाइट तुम्हारी लाइट से ज्यादा पावरफुल है। युनजी भी इन सभी की तरफ देखता है और कहता है ये सभी लोग तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्वॉर्ड इंटेंट काफी ज्यादा पावरफुल है। सभी लोग तो वाकई में वेंजियर पवेलियन के स्टूडेंट होने के लायक हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को स्पेशली चूज करके यहाँ पर लाया गया है। प्रिंसेस जिया भी वहाँ पर खड़ी यही देख रही होती है। प्रिंसेस जिया कहती है मुझे लगता है कि लूजन यहाँ पर इन सभी बच्चों के रैंक को देखने के बाद इन सभी को अपना पर्सनल डिसाइपल बनाने वाला है, ताकि उन सभी को अपने कंट्रोल में रख सके। इनमें से स्पेशल बच्चों को जिनके पास
पास कुछ पावर्स है उनको वहाँ से बाहर निकाल लेगा। तुम्हारा शुंजी वहाँ पर सभी पावर्स को देखने के बाद उनको इशारा करता है, उनमें से कुछ को कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। साथ ही वो दूसरी तरफ देखता है, उनमें से चुनना स्टार्ट करता है। वो कुछ बच्चों को वहाँ पर स्टेज के ऊपर बुला रहा होता है, जबकि जिनको बुलाता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर चूज किया गया है, जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं काश हमें भी यहाँ पर चूज किया जाता। हमारी पावर्स थोड़ी सी बहुत कम रह गई, हमारी रोशनी थोड़ी बहुत कम रह गई, इसी वजह से हमें यहाँ पर चूज नहीं किया गया। लगता है कि इन सभी लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। स्वॉर्ड मास्टर लूजन इन सभी को पर्सनली यहाँ पर चूज कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर बुला रहे हैं। लगता है कि ये सभी लोग नए एल्डर्स बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स की कमी है, बहुत सारी वेकेशंस हैं, यानी कि बहुत सारी सीट्स खाली हैं। मास्टर और ग्रैंड एल्डर्स की जगह के ऊपर इन सभी नए स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा। यहीं पर हमारे शुइकियान को भी दिखाते हैं। शुइकियान भी जुंजी की तरफ ही देख रही होती है और कहती है क्या मास्टर लूजन जहाँ पर मुझे भी चूज करेंगे, पता नहीं शायद वो मुझे चूज करे। तो हमारा जुंजी उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसको देखने के बाद उसके साथ वाले लड़के को कहता है तुम यहाँ पर आ जाओ। वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से भागता ऊपर चला जाता है, जबकि शुइकियान वहीं पर अपना चेहरा लटका लेती है और कहती है मैं यहाँ पर पता नहीं क्या सोच रही थी कि ये मुझे भी यहाँ पर इन्वाइट करेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा लो है और मैं यहाँ पर कभी भी स्वॉर्ड मास्टर लूजन के साथ नहीं हो सकती। हमारा शुंजी उन सभी बच्चों में से तकरीबन 4000 बच्चों को ऊपर अरीना में बुला लेता है। उन सभी को सिलेक्ट करने के बाद उन सभी को ऊपर बुलाया जाता है, जबकि नीचे वाले सभी निराश हो जाते हैं और कहते हैं आउटर गेट के एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर्स की जगह यहाँ पर खाली है और इसके लिए इसने यहाँ पर 4000 बच्चों को सिलेक्ट किया है। ये सभी लोग हमारे आउटर गेट के नए एल्डर्स और डिसाइपल्स बनने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि एल्डर्स और ग्रेट मास्टर्स की पोजीशन हर कोई तो नहीं ले सकता, लगता है ये कुछ ज्यादा स्पेशल है। शुंजी प्रिंसेस जिया से कहता है प्रिंसेस जिया मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर जितने बच्चे हैं उन सभी के नाम लिखो और उन सभी के नाम लिखने के बाद उनकी पावर रैंक्स भी लिखना। चाहता हूँ कि जहाँ पर रीना के ऊपर जितने भी बच्चे हैं तकरीबन 4000 है, इन सभी के नाम भी लिखो और साथ में इनके रैंक्स भी लिखना। मैं जहाँ पर सभी की लिस्ट बनवाना चाहता हूँ। तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लगता है कि हमें यहाँ पर मास्टर लूजन रिवार्ड देने वाले हैं। तुम्हारा शुंजी कहता है सभी 4000 बच्चे जिनको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ऊपर बुलाया है, तुम सभी लोगों को अभी आज इसी वक्त वेंजियन पवेलियन से निकाला जाता है। तुम सभी लोग दोबारा वेंजियन पवेलियन के आउटर गेट में नहीं आ सकते। बात सुनने के बाद वहाँ पर एक जोरदार चीख निकलती है। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कैसा कैसे हो सकता है, तुम हम सभी को एक साथ कैसे निकाल सकते हो। क्योंकि सभी लोग जो कि नीचे खड़े होते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं शुक्र है कि हम लोग वहाँ पर नहीं थे, स्वॉर्ड मास्टर लूजन ने हमें वहाँ पर चूज करके ऊपर नहीं बुलाया। ये सारे बच्चे जिनको निकाला गया है वो बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर हमें निकाल रहे हो, इस बात का हमें रीजन चाहिए, हमें एक्सप्लेन करो कि तुम हमें निकाल क्यों रहे हो, आखिर तुम किस बेसिस के ऊपर हमें निकाल रहे हो। कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं हमारे जुंजी से कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर लूजन आपको नहीं लगता कि आपने यहाँ पर कोई गलती कर दिया है, पूरे 4000 डिसाइपल्स को एक ही बार में वेंजियन पवेलियन से निकाल देना ये कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि हम लोग अचानक से इतने सारे डिसाइपल्स को बिना किसी रीजन के निकाल तो नहीं सकते। हमारा जुंजी उस एल्डर से कहता है ये सभी लोग जिनको मैंने यहाँ से निकाला है इन सभी लोगों को गेट वालों ने यहाँ पर भेजा है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, ये सभी के सभी स्पाइज हैं, ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, वजह से मैं इन सभी को यहाँ से निकाल रहा हूँ और मेरे पास इन सभी में से एक के खिलाफ सबूत मौजूद है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन सभी को यहाँ से अभी से निकाल दो। आज के बाद से मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो कि बहुत ज्यादा लेजी हो। मैं किसी भी लेजी इंसान को जहाँ कामचोर को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करने वाला, सभी को निकाल दिया जाएगा जो भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर जब फैसला कर दिया है तो यहाँ पर और कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकती, इन सभी को अभी के अभी यहाँ से बैनिश किया जाता है, सभी को यहाँ से जाने को कहो, इसके अलावा मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगा। तो एल्डर कहता है ठीक है सर मैं अभी करता हूँ। सभी 4000 बच्चों को वहाँ से निकाल देने के बाद हमारा शुंजी कहता है अब तुम सभी लोग यहाँ पर जो रह गए हो तुम सभी लोग असल में आउटर डिसाइपल्स हो, तुम सभी से मैं यहाँ पर एक बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपने पर्सनल डिसाइपल्स को चूज करने वाला हूँ, मुझे अपने लिए पर्सनल डिसाइपल्स चाहिए। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर्स की पोजीशंस खाली हैं, मुझे एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर्स की पोजीशंस के लिए भी स्टूडेंट्स चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिन भी बच्चों को मैं यहाँ पर पर्सनली रिक्रूट करने के लिए अपना डिसाइपल बनाऊंगा वो सभी लोग ना सिर्फ मुझसे ट्रेनिंग लेंगे बल्कि फ्यूचर में वो लोग यहाँ के एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर्स भी बन सकते हैं। और गेट के जितने भी मामला हैं उन सभी को मैनेज करने के लिए मुझे उन सभी की मदद की जरूरत पड़ेगी। वो सभी लोग कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग भी इसका डिसाइपल बनना चाहते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि एक कहता है कि मुझे इसका डिसाइपल बनना है, दूसरा कहता है मैं इसका डिसाइपल बनूंगा, जबकि उनमें से एक कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी के साथ स्वॉर्ड मास्टर लूजन हमें अपना डिसाइपल बना लेंगे, जहाँ पर कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स तो होंगी और वो रिक्वायरमेंट्स इतनी आसान भी नहीं होने वाली। तो उनमें से एक कहता है अगर हम लोग यहाँ पर इसके डिसाइपल बन जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें एल्डर जैसी पावर्स मिल जाएंगी। शुंजी उनकी बातें सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और उनसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बता लेता हूँ, अभी यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनेगा जहाँ पर जिसे मैं यहाँ पर अदर पोजीशन देने वाला हूँ, यानी कि जिसे मैं यहाँ पर कोई एल्डर बनाऊंगा यहाँ पर मास्टर बना दूंगा, यहाँ पर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला, वो यहाँ का एक आउटर गेट डिसाइपल ही रहेगा और उसकी रिस्पेक्ट भी वैसी रहेगी जैसी एक डिसाइपल की होती है, वजह से तुम्हारे रेगुलर डिसाइपल्स और तुम्हारे दरमियान में कोई भी फर्क नहीं होने वाला। ये सब बात सुनने के बाद वो सभी लोग कहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बनने का फायदा ही क्या है अगर यहाँ पर हमें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि हमें यहाँ पर काम भी करना है और हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला, यानी कि फ्री का काम करना है। तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारी इस ऑफर को सीरियसली नहीं लेने वाले। उसी वक्त
शुइकियान आके बढ़ती है और शुइकियान कहती है तो मैं यहाँ पर वॉलंटियरली आपका डिसाइपल बनना चाहती हूँ। जल्दी से ऊपर चली जाती है और माया जुंजी के सामने झुकते हुए कहती है डिसाइपल का नाम शुइकियान जुई है और मैं आपका डिसाइपल बनना चाहती हूँ। स्वॉर्ड मास्टर लूजन प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लें। अभी देखने वाले कहते हैं ये तो वही लड़की है, तो वही लड़की है जिसने इस बार के स्वॉर्ड एसेंशन कंपटीशन में 3 की पोजीशन को हासिल किया था। तो जरा जहाँ पर ऊपर चली गई है स्वॉर्ड मास्टर लूजन का डिसाइपल बनने के लिए। इस लड़की की कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा लो है, ये तो अर्थ स्पिरिट राम के 4th लेवल पर है। इतनी लो कल्टीवेशन के साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि ये टॉप 3 पोजीशन तक पहुंच पाई थी। वजह से लगता है कि ये स्वॉर्ड मास्टर लूजन का डिसाइपल बनना चाहती है ताकि डिसाइपल बनने के बाद से कुछ नई पावर्स मिल सके, क्योंकि उनमें से कुछ लोग गंदी बात भी कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि इस लड़की ने उस कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ और तरीके इस्तेमाल किए होंगे, अपनी ब्यूटी को इस्तेमाल किया होगा। ये कहता है कि मैं तो अगर इसके साथ फाइट होती और ये लड़की मुझे कुछ ऐसा देती मैं तो इससे 100 बार भी हारने को तैयार हूँ। शुइकियान यहाँ पर उन सभी की बातें सुनने के बाद उदास हो जाती है और सोच रही होती है ये बात तो वाकई में सच है कि मेरी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा लो है और मैं टॉप 3 पोजीशन के पर पहुंच पाई हूँ, ये भी बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि स्वॉर्ड मास्टर लूजन भी यहाँ पर मुझे अपना पर्सनल डिसाइपल नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा कम है। मैंने लेकिन फिर भी यहाँ पर कोशिश तो की। तुम्हारा जुंजी से कहता है तुम में से कोई भी जहाँ पर आउटर गेट का डिसाइपल हो और उसकी कल्टीवेशन लेवल चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर वो यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनना चाहता है तो मुझे अपना डिसाइपल बनाऊंगा। जुंजी शुइकियान से कहता है तो आज मैं यहाँ पर सभी के सामने ऐलान करता हूँ कि आज तुम मेरी पहली डिसाइपल हो, सबसे पहली डिसाइपल, क्योंकि आज से पहले मेरा कोई भी डिसाइपल नहीं था। जल्दी से उसके सामने झुक जाती है और कहती है स्वॉर्ड मास्टर लूजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया। और बच्चे भी काफी सारे बच्चे होते हैं वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर लूजन हमें भी अपना डिसाइपल बना ले, हमें भी आपका स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल बनना है, एक मौका दिया जाए। कि उनमें से कुछ कह रही होती है कि हमें यहाँ पर इसका डिसाइपल नहीं बनना क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो फिर हम इसके डिसाइपल बनेंगे क्यों। और ऊपर से इसका डिसाइपल बनने के लिए यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी गई, यानी कि कोई भी इसका डिसाइपल बन सकता है। लगता है कि यहाँ पर हमसे सिर्फ मजदूरों वाला काम करवाया जाएगा, इसलिए हमें सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा जुंजियन से कहता है तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का टाइम है, तुम सभी लोग अच्छे से सोचकर डिसाइड कर लो। 12 घंटे के बाद ये टाइम खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं किसी भी लड़के को अपना डिसाइपल नहीं चूज करूंगा, इसलिए सोच समझ कर ये फैसला करना। अभी मेरा डिसाइपल बनने वाला है वो मेन हॉल में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, वहाँ पर जो एल्डर होगा उसका अपना नाम और अपना रैंक लिखवा देना। रही बात यहाँ पर ट्रेनिंग और लेक्चर्स की, तो तुम सभी लोगों को स्वॉर्ड मास्टर्स ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आना होगा, वहाँ पर तुम सभी को लेक्चर और साथ में ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 155 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वॉर्ड किंग के एपिसोड 156 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपने लिए पर्सनल डिसाइपल्स को चूज कर रहा था। वो सभी बच्चों से कहता है कि मैं तुम सभी में से अपने लिए रिक्रूट करने वाला हूँ कुछ डिसाइपल्स को। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे हैं। 12 घंटे के अंदर जो भी बच्चे अपना नाम रजिस्टर करवा देंगे सिर्फ उन्हीं को मैं अपना डिसाइपल बनाऊंगा और बाकी के सभी लोगों को नहीं बनाया जाएगा, फिर चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। शुइकियान वहीं पर खड़ी होती है। शुइकियान को लगा था कि शायद ये इसकी पर्सनल डिसाइपल बन जाएगी तो इससे वो लूजन के बहुत ज्यादा करीब हो जाएगी, लेकिन वो देखती है कि जब उसने यहाँ पर कहा है 12 बजे का टाइम है और सभी लोग उसके डिसाइपलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखने के बाद वो सोच रही होती है मुझे तो लगा था कि शायद मैं इसकी अकेली डिसाइपल होंगी और मैं इसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो इसके बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, यानी कि मैं तो इसकी नजर में बाकी के डिसाइपल्स के बराबर ही हूँ। यहाँ पर मेरी अहमियत बाकी के डिसाइपल्स के बराबर ही होने वाली है। मैं अपने लास्ट टाइम में चू जिंगजुन को छोड़कर आ गई थी, मैंने उसको छोड़ दिया था और उसकी शादी मेरी बहन एबी के साथ हो गई, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। इस बार तो मैं स्वॉर्ड मास्टर लूजन को हासिल करके रहूंगी, मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगी। मास्टर लूजन एक ना एक दिन तुम मेरी तरफ जरूर देखोगे। क्योंकि दूसरी तरफ प्रिंसेस जिया हमारे जुंजी से कह रही होती है स्वॉर्ड मास्टर लूजन मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सारे के सारे सबूत कहाँ से मिले, इन सारे एल्डर्स और इन सारे बच्चों के बारे में सबूत कहाँ से इकट्ठे किए और कब इकट्ठे किए, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। हमारा जुंजी उसे कहता है ये मैंने एक सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसका एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर कहानी सुनाने वाला कहता है कि हमारे जुंजी ने यहाँ पर अपनी ब्लैक होल स्वर्ड यानी कि अपनी पिच ब्लैक स्वर्ड की लीथल स्टेल्थ टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को गायब किया और गायब करने के बाद मेन हॉल के अंदर गया जहाँ पर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा गया था। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जिनके अंदर सभी एल्डर्स के करप्शन के सबूत पड़े हुए, वहाँ पर उनकी सभी की लॉग बुक्स पड़ी हुई थी और उनके अंदर उन सभी के करप्शन के सबूत मौजूद थे। जुंजी ने वहीं पर उन सभी सबूतों को इकट्ठा किया और उसके बाद इन सभी के खिलाफ इन सबूतों को इस्तेमाल किया। ये वाली बात जुंजी किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे स्पाइस हो सकते हैं जो कि इस बात को लीक कर सकते थे। जुंजी ने सारी की सारी बात एक पेपर के ऊपर लिखी और इसे एक मैसेज बनाने के बाद उसे लूजिंग के सामने फेंक दिया जो कि पनिशमेंट हॉल का कैप्टन है। उसके सामने फेंक दिया तो उसने पढ़ा तो उसको पता चल गया कि ये सारे के सारे सबूत
है और जुंजी उसकी मदद चाहता है। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। 12 घंटे कंप्लीट होने के बाद 100 बच्चे हमारे जुंजी को अपना मास्टर मान लेते हैं। वो सभी लोग स्क्वायर के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। मेन स्क्वायर के ऊपर वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि जुंजी ने कहा था कि वो यहाँ पर आकर उनको लेक्चर देगा और साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी करवाएगा। लोग वहाँ पर खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जुंजी वहाँ तक नहीं पहुंचा होता। जिया उन लोगों से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, स्वॉर्ड मास्टर लूजन फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा बिजी है। इस वक्त वो कल्टीवेट कर रहे हैं, इसी वजह से तुम सभी को यहाँ पर और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है, हम लोग पिछले कई घंटों से यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं है। आखिर वो है कहाँ पर, तुम हम सभी को यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए लाए हो। शुइकियान भी उन सभी में होती है। शुइकियान कहती है मुझे ये बताओ कि उनकी कल्टीवेशन कब खत्म होने वाली है और वो कब यहाँ पर आएंगे। तो प्रिंसेस जिया उनसे कहती है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, हो सकता है कि वो आधे दिन के बाद यहाँ पर आ जाए, हो सकता है कि उन्हें 4-5 दिन लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें पूरा महीना लग जाए। जब वो कल्टीवेट करते हैं तब वो कल्टीवेट करने के दौरान कोई भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता और वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं। तुम में से जो लोग उनका इंतजार नहीं करना चाहते वो सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो उनमें से काफी सारे बच्चे कहते हैं हम सभी लोग यहाँ पर उसका इंतजार क्यों करेंगे, यहाँ पर बेकार में उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। और वो सभी लोग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उनमें से काफी सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। शुइकियान और इसके अलावा काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी वहीं पर इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग वाकई में हमारे जुंजी को अपना मास्टर मानते हैं। तो यहाँ पर उसकी यही एक स्ट्रेटेजी थी। शुइकियान को भी समझ आ जाती है, वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी लूजन की एक स्ट्रेटेजी है, उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। थोड़ी देर गुजरने के बाद जब वो सारे बच्चे नीचे चले जाते हैं तो उसके बाद हमारा जुंजी वहाँ पर अपीयर होता है और उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा इंतजार करवा दिया। सभी लोग कहते हैं ये तो स्वॉर्ड मास्टर लूजन है, ये तो फाइनली यहाँ पर आ ही गए हैं, ये तो थोड़ी देर में यहाँ पर आ गए। वहीं सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं तो हमारी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, बहुत सा मजा आएगा, हम लोग यहाँ पर एक्साइटेड हैं कि हमारी कौन सी ट्रेनिंग होगी। हमारा जुंजी उन सभी बच्चों से कहता है तो आज तुम सभी लोगों का ट्रेनिंग का पहला दिन है, मैं यहाँ पर तुम सभी को पहली ट्रेनिंग बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ रूल्स बताऊंगा। जुंजी कहता है जब मैं यहाँ पर तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ तो इस ट्रेनिंग के दौरान तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते, ना ही तुम यहाँ पर कुछ सवाल पूछ सकते हो, ना ही तुम यहाँ पर कोई शोर शराबा कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो चुपचाप यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, वरना तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे रूल के खिलाफ गया तो मैं उसे उसी वक्त यहाँ पर आउटर गेट से बाहर निकाल दूंगा, यानी कि इसी वक्त उसे बैनिश कर दिया जाएगा। यहीं पर उन पांचों मास्टर्स को भी दिखाते हैं, वो पांचों स्वॉर्ड मास्टर भी छुपकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं हालांकि ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है लेकिन इसके टीचिंग मेथड तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हम लोग भी अपने जमाने में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, हम तो आज भी इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। ये तो डायरेक्टली डिसाइपल्स को धमकियां दे रहा है कि अगर उन्होंने रूल को तोड़ा तो वो उसे डायरेक्टली अपने आउटर गेट से बाहर निकाल देगा। एल्डर किंग जियान कहते हैं चलो छोड़ो भी, हम लोग तो बस यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं कि आखिर वो बच्चों को कौन से लेसन देने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यंग है, पता नहीं उसने पहले कभी टीचिंग की होगी या नहीं। हमारा जुंजी उन सभी लोगों से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। वो सभी लोग जो कि मार्शल आर्ट्स की स्वॉर्ड की मार्शल आर्ट्स को यूज करते हैं सभी को स्वॉर्ड की मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। तुम सभी लोग अपने आप को स्वॉर्ड के मार्शल आर्टिस्ट कह सकते हो। और जहाँ पर वो उन सभी को फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के बारे में बता रहा होता है। पहला लेवल ह्यूमन और स्वॉर्ड की यूनिफिकेशन होता है और उसके बाद दूसरा लेवल जो होता है उसमें हम लोग अर्थ, स्काई और स्वॉर्ड हम इन तीनों को आपस में यूनिफाई करते हैं। तीनों के यूनिफाई होने के बाद एक बहुत ही पावरफुल राम बनती है। साथ ही हमारा जुंजी उनको यहाँ पर तीसरे लेवल के बारे में बताता है। जैसे वो यहाँ पर उनको तीसरे लेवल के बारे में बताता है तो उनमें से दो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बातों को सुनने के बाद ही वहाँ पर स्वॉर्ड कल्टीवेशन में अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा लेते हैं, उनकी बॉडी से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये दोनों बच्चे तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा जुंजी उन दोनों से कहता है तुम दोनों वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, चलो जल्दी से सामने आ जाओ और मुझे अपने नाम बताओ। तो वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उसे अपना नाम बताते हैं। एक का नाम लूलिंग होता है, दूसरे का नाम गुजान होता है। वो दोनों ही अपना नाम बताने के बाद स्वॉर्ड मास्टर लूजन से कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर लूजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर हमें तीनों लेवल्स के बारे में बताया, आपकी तीनों बातों को सुनने के बाद हमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर पाए हैं। हमारा जुंजी उन दोनों को बहुत ज्यादा बधाई देता है और साथ ही उनको बताता है कि उनके पास कौन सी मार्शल आर्ट्स की स्वॉर्ड की एनर्जी है। दोनों को वो गाइड करता है कि उन दोनों के पास कौन कौन सी एनर्जीज हैं और किस तरह उनको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जुंजी उनसे कहता है आज के बाद से मैं तुम दोनों को अपना पर्सनल डिसाइपल बनाने वाला हूँ, तुम दोनों को मैं पर्सनली ट्रेन करूंगा। वो दोनों से कहते हैं जी तो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, स्वॉर्ड मास्टर लूजन आपने हमें अपना पर्सनल डिसाइपल बना लिया। बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं दोनों तो यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर लूजन के पर्सनल डिसाइपल बन गया, हमें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्या पता हम लोग भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर ले और हम लोग भी उनके पर्सनल डिसाइपल बन जाएं। हम लोग तो इन दोनों से काफी ज्यादा जेलस हो रहे हैं। तो हमारा जुंजी उनसे कहता है चलो ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ पर मेरे पर्सनल डिसाइपल बने हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अपने पास से 9 जैंग पिल निकालता है और 2 पिल निकालने के बाद उन दोनों को दे देता है। वो दोनों उन पिल्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो 9 जैंग पिल है। जी कहता है मेरे पास इस वक्त टोटल 3 इस तरह की 9 जैंग पिल्स हैं, इनमें से 2 मैंने तुम्हें दे दिए क्योंकि तुम दोनों ने यहाँ पर काम को पूरा किया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों बाकी के सारे स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बनोगे और बाकी के सभी तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि वो लोग भी यहाँ पर इस तरह की पिल को मुझसे हासिल कर सके। वो दोनों से कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग हमेशा आपकी टीचिंग्स के ऊपर अमल करेंगे और आप जो भी कहेंगे हम लोग उस बात को मानेंगे। बाकी के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं और कहते हैं मास्टर लूजन वाकई में एक अच्छे स्वॉर्ड मास्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने 2 डिसाइपल्स को अपने पास से 9
9 जंग पिल्स दे दी हैं जो कि बहुत ज्यादा खास होती हैं। ये दोनों इन पिल्स को इस्तेमाल करने के बाद ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पर अच्छा करके दिखाते हैं तो लगता है कि स्वॉर्ड मास्टर लूजन हमें भी इस तरह की 9 जंग पिल देंगे। तुम्हारे जुंजी के पास जो 9 जंग पिल तीसरी बची होती है वो तीसरी 9 जंग पिल को प्रिंसेस जिया को दे देता है और कहता है ये वाली तीसरी पिल तुम्हारे लिए है, ये कब से तुम्हें देना चाहता था, ये वाली पिल स्पेशल तुम्हारे लिए है। वो कहती है लेकिन तुम ये पिल मुझे क्यों दे रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इस तरह की पिल तो मुझे कैसे दे सकते हो। जुंजी उसे कहता है अब तुम यहाँ पर सभी डिसाइपल्स के सामने इसको रिजेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें इस पिल को रखना पड़ेगा। इस पिल को रख लेती है जबकि शुइकियान ऊपर देख रही होती है। शुइकियान बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है कि स्वॉर्ड मास्टर लूजन उस लड़की के साथ हंस कर बातें कर रहा है जबकि उसके ऊपर तो वो नजर भी नहीं डाल रहा। हमारा जुंजी बाकी के डिसाइपल से कहता है अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तुम सभी लोग वापस जाकर इसी ट्रेनिंग को दोहराना, अब फिलहाल के लिए तुम सभी लोग जा सकते हो, कल हम लोग यहीं पर मिलेंगे। यहीं पर कुछ इनर गेट के डिसाइपल्स को भी दिखाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या तुम लोगों ने सुना, आज दोपहर के वक्त स्वॉर्ड मास्टर लूजन कुछ बच्चों को वहाँ पर टीचिंग्स दे रहा था और उसकी टीचिंग से दौरान ये 2 बच्चों ने वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद स्वॉर्ड मास्टर लूजन ने उन दोनों को पर्सनल डिसाइपल बनाया और साथ ही अपने पास से 9 जंग पिल्स निकालकर उन दोनों को एक-एक दे दी। लगता है कि हम लोगों को भी जाकर वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। दूसरा उसे कहता है लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि सिर्फ उसने 12 घंटे का टाइम दिया था, उसमें जो भी डिसाइपल्स उसे अपना मास्टर मानेंगे उसने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, सिर्फ वही उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सुना है कि एक बंदा वहाँ पर 3 रात और 3 दिन तक उसके सामने घुटने टेक कर कहता रहा कि मुझे भी अपना डिसाइपल बना लो, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर लूजन ने अपना डिसाइपल नहीं बनाया। वो अब रूल्स का बहुत ज्यादा पक्का है। तो नेक्स्ट सीन हमारे जुंजी का दिखाया जाता है। जुंजी अपने रूम में होता है तो बाकी के मास्टर्स भी उसके साथ होते हैं। ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें कुछ महसूस होता है। हमारा जुंजी कहता है लगता है कि स्वॉर्ड मास्टर आ चुके हैं। वो सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लॉर्ड आपको वेलकम कहते हैं, आप यहाँ पर इतनी रात के वक्त क्या कह रहे हैं। तो हमारा जुंजी भी उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है फैन वूजी यहाँ पर क्या कर रहा है। भी जल्दी से उसके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट देता है क्योंकि वो पवेलियन लॉर्ड तो है, इसी वजह से रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। वो उन सभी से कहता है चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। पवेलियन लॉर्ड हमारे जुंजी से कहते हैं मैंने तुम्हारी आज के बारे में सुना कि आज तुमने वहाँ पर क्या किया, तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे टीचर बन सकते हो। जुंजी कहता है आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं तुमने आज अपना बेस्ट दिया है, मुझे लगता है कि तुम्हारे वहाँ पर होने की वजह से हमारा आउटर गेट बहुत ही जल्दी तरक्की करेगा और वहाँ पर जितने डिसाइपल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे क्योंकि आउटर गेट हमारी फाउंडेशन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमारा वेल्जियन पवेलियन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सभी लोग से कहते हैं ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी की तारीफ करने के लिए। तो ग्रैंड मास्टर अपने पास एक बॉक्स निकालते हैं जिसके अंदर पूरी 7 9 जंग पिल्स होती हैं। वो उसे कहते हैं 7 पिल्स तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने अपनी वाली सारी पिल्स बच्चों में बांट दी थी, इसलिए तुम इन पिल्स को भी यूज कर सकते हो। इन पिल्स को यूज करो वहाँ पर अपनी साख बनाओ ताकि वो सभी बच्चे तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे। उसे पिल देने के बाद फैन मुझे वहाँ से चले जाती है। तुम्हारा जुंजी उसके जाने के बाद सोच रहा होता है मुझे तुम जहाँ पर जिस तरह बातें करती हो तुम वाकई में काफी ज्यादा पोलाइट लगते हो, लेकिन मैं उस दिन को देखने के लिए बेताब हूँ जब तुम मुझे अपना असली चेहरा दिखाओगे। मुझे तो पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम मीठी मीठी बातें करने के बाद साथ ही अपने नाइफ से गला काट देते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 156 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वॉर्ड किंग के एपिसोड 157 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रैंड मास्टर हमारे जुंजी को अपने पास से 9 जंग की 7 पिल्स देकर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इन पिल्स को यूज कर सकते हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारे जुंजी के दोनों नए डिसाइपल बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। उसी वक्त साइड के ऊपर से उन्हें बहुत ही जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि अब वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर आसमान से ऊपर से नीचे कुछ गिरा होता है। वो लोग जल्दी से भागते हुए वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ है। सभी डिसाइपल्स भागते हुए जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर 7 बड़ी बड़ी तलवारें आकर गिरी होती हैं। तो वो बड़ी बड़ी तलवारें स्वर्ड स्टाइले की तरह होती हैं। सभी लोग कहते हैं ये तो बहुत ही पावरफुल स्वर्ड स्टाइले हैं, इनके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही है। और इन बड़ी बड़ी तलवारों को यहाँ पर कौन लेकर आया होगा और यहाँ पर इन तलवारों को लाने का मकसद क्या होगा। तो हमारा जुंजी वहीं पर खड़ा होता है। जुंजी कहता है सभी लोग यहाँ पर इन बड़ी बड़ी तलवारों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होंगे और तुम सभी को यहाँ पर सरप्राइज मिला है। हमारा जुंजी अपने दोनों डिसाइपल से कहता है लू लिंग गुजान चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कमांड है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं जी मास्टर बताएं कि आप हमें क्या कहना चाहते हैं। जुंजी कहता है लोगों को जाकर बता दो, आउटर गेट के जितने भी डिसाइपल्स हैं और इनर गेट के जितने डिसाइपल्स हैं सभी लोगों को ये बात बता दो। तो भी यहाँ पर आने के बाद इस मैरिज स्टाइले को तोड़ देगा, इस स्वर्ड स्टाइले को तोड़ देगा। वहाँ से फर्क नहीं पड़ता कि वो आउटर गेट का डिसाइपल है या फिर इनर गेट का डिसाइपल है, मैं उसे इमीडिएटली अपना पर्सनल डिसाइपल बना लूंगा। ना सिर्फ अपना पर्सनल डिसाइपल बनाऊंगा बल्कि मैं उसे अपने पास एक 9 जंग पिल भी दूंगा। तभी सुनने वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर फिर से एक मौका मिलने वाला है। वो सभी लोग जो कि इसके डिसाइपल नहीं बन पाए थे वो सभी लोग कहते हैं हम लोग इस स्वर्ड स्टाइले को तोड़कर यहाँ पर
नाइनचैंग पिल को हासिल कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये खबर वहाँ पर फैल जाती है, थोड़ी देर के बाद सभी बच्चे इनर और आउटर गेट के बहुत सारे डिसिपल्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग इन स्वर्ड स्टाइलिस को तोड़ने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, जबकि हमारे जुंजी के साथ उसके जो स्वर्ड मास्टर्स होते हैं वो भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग ऊपर खड़े होकर ये देखने वाले हैं। सभी बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं कि मेरी बारी है, मैं वहाँ पर जाऊंगा। एक दूसरे से कहता है जरा आराम से खड़े रहो क्योंकि स्वर्ड मास्टर्स ऊपर खड़े हमें देख रहे हैं। मास्टर किंग जियान आके पढ़ते हैं और हमारे जुंजी से कहते हैं तुमने यहाँ पर आउटर डिसिपल्स को तो अपने लिए रिक्रूट कर लिया, लेकिन अब तुम यहाँ पर इनर डिसिपल्स को क्यों रिक्रूट करना चाहती हो? पता है ना कि इनर डिसिपल्स तुम्हारे वफादार बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर अगर तुम उनको रिक्रूट भी कर लेते तो उनसे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ये बताओ क्यों उनको रिक्रूट कर रहे हो? हमारा जुंजी कहता है मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पिछले कई दिनों से इस बारे में प्लानिंग कर रहा हूँ और मेरी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए आपको इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। उन बच्चों से कहता है चलो ठीक है, अब तुम सभी लोग स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला बच्चा यहाँ पर आओ और आकर अपने मैच स्टाइले के ऊपर अटैक करो। जिसने भी स्वर्ड स्टाइले को तोड़ लिया उसे इनाम मिलेगा। तो शुइकियान सबसे पहले आगे बढ़ती है और कहती है मैं सबसे पहले ट्राई करूंगी, और साथ ही वो सोच रही होती है स्वर्ड मास्टर लूजन में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकूं। तो जल्दी से जाकर एक बड़ी स्वर्ड स्टाइले के सामने खड़ी हो जाती है, अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और एनर्जी को रिलीज करने के बाद अपनी तलवार निकालती है और सामने की तरफ वो एनर्जी के साथ उस बड़े से स्वर्ड स्टाइले के ऊपर अटैक कर देती है। वो उस बड़े से स्वर्ड स्टैचू के ऊपर अटैक करती है तो उसके ऊपर कट तो लगता है लेकिन वो टूटता नहीं है। कियान कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी फुल पावर को यूज किया था। उसके बाद एक बच्चा कहता है मेरी बारी है। फिर लोग यहाँ पर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके वो सभी लोग ट्राई करते जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक भी स्वर्ड स्टाइले को तोड़ नहीं पाता। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ट्राई कर चुके हैं और अभी उनमें से कोई एक भी स्वर्ड स्टाइले को नहीं तोड़ पाया और सभी लोग वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली जेसन चैंग भी यहाँ पर आया होता है। जेसन चैंग कहता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आने के बाद स्वर्ड स्टाइलिस के ऊपर अटैक करके अपने किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन कोई भी स्वर्ड स्टाइले को तोड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस स्वर्ड मॉन्यूमेंट को ऐसा बनाया गया है कि ये टूटे ही ना। मुझे लगता है कि स्वर्ड मास्टर लूजन यहाँ पर सभी बच्चों को जानबूझकर इकट्ठा करना चाहता था कि सभी लोग ये देखेंगे स्वर्ड मास्टर लूजन ने सभी बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने का एक तरीका है। उसके साथ की यूजन होता है, वो उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि स्वर्ड स्टाइले को तोड़ने के बाद जो भी इस स्वर्ड स्टाइले को तोड़ेगा मास्टर लूजन अपने पास से उसे एक पिल देने वाला है। बाकी के सारे बच्चे भी उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कहीं वाकई में बेवकूफ तो नहीं बनाया गया, ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ड स्टाइले को तोड़ा ही नहीं जा सकता। जुनजुन की बातें सुनने के बाद कहता है सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि स्वर्ड स्टाइले को नहीं तोड़ा जा सकता? जेसन चैंग उसे कहता है अगर इसको तोड़ा जा सकता है तो फिर हमें सबूत दिखाओ कि इसको तोड़ा जा सकता है। बाकी के सभी बच्चे भी यहाँ पर यही सब कुछ देखना चाहते हैं। हमारा शुनजी अपने दोनों डिसिपल से कहता है चलो जल्दी से तुम लोग आओ, फर्स्ट और सेकंड स्टाइले को तुम तोड़ोगे। वो दोनों कहते हैं ठीक है मास्टर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो दोनों जाकर अपने स्वर्ड स्टाइले के सामने खड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और दोनों स्वर्ड स्टाइले के ऊपर अटैक करते हैं। सेम टाइम के ऊपर अटैक करते हैं और सेम टाइम के ऊपर दोनों के स्वर्ड स्टाइले वहाँ पर तबाह हो जाते हैं। उनके स्वर्ड स्टाइले वहाँ पर तबाह होते हैं, उसके साथ उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी के अंदर काफी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स इंप्रिंटेड होती हैं और वो जल्दी से उनकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। उन दोनों को वहाँ पर मार्शल आर्ट्स की काफी सारी टेक्निक्स पता चलती हैं। हमारा जुनजी सभी बच्चों से कहता है मैंने जहाँ पर स्वर्ड स्टाइले के अंदर वर्ड इंटेंट की एसेंस और इसके साथ बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की इनसाइट को भर दिया हुआ है। जो भी स्वर्ड स्टाइले को तोड़ेगा ये सारी की सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। जेसन चैंग भी जब बात सुनने के बाद उसे भी एक झटका लगता है और कहता है क्या ये लड़का वाकई में ये सब कुछ कर सकता है? इसने क्या वाकई में जहाँ पर स्वर्ड स्टाइल्स के अंदर अपनी इनसाइट को डाला हुआ है, आदि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को भी इम्ब्यूट किया हुआ है। मिस्टर किंग जियान भी देखने के बाद काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ये मेथड एक दो धारी तलवार की तरह काम करेगा। किसी भी डिसिपल की इनसाइट को बढ़ा सकता है। एक ऐसा डिसिपल जो कि वाकई में वफादार हो उसकी इनसाइट को तो बढ़ाएगा, यानी कि उसको मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मिलेंगी। लेकिन ऐसा डिसिपल जो कि बिल्कुल भी वफादार नहीं है, अगर वो यहाँ पर इस स्वर्ड स्टाइले को तोड़ देता है तो उसकी जितनी कल्टीवेशन है वो रेड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर सबूत देखने के बाद वो सारे बच्चे फिर से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं हमें तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि स्वर्ड मास्टर लूजन ने सच कहा था कि स्वर्ड स्टाइले को तोड़ने पर नाइनचैंग पिल भी मिलेगी और साथ ही काफी कुछ और भी मिलेगा। अगर हम में से कोई भी यहाँ पर इस सील को तोड़ पाएगा तो हम सभी लोग यहाँ पर काफी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीख सकते हैं जो कि फ्री में मिलने वाली है। तो सभी लोग कहते हैं अब मेरी बारी है, मैं ट्राई करूंगा। सभी कहते हैं अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा जुनजी कहता है तुम सभी को यहाँ पर धक्के देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग यहाँ पर लाइन बनाओ और एक एक करके आगे बढ़ते जाओ। जुनजी कहता है अब क्योंकि वहाँ पर 2 तलवारें तो टूट चुकी हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 5 ही बची हैं, तो तुम्हारा इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 सीट्स बची हैं। से 5 बच्चे यहाँ पर अगले टेस्ट को पास कर सकते हैं। इसी लोग अभी यहाँ पर डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा। उसी वक्त एक और तलवार टूट जाती है। वो सभी लोग कहते हैं अब यहाँ पर किसने सील को तोड़ दिया, तो सभी लोग जल्दी से उस तरफ देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक और लड़का होता है, उस लड़के ने भी पंच मारकर उस बड़े से स्वर्ड स्टाइले को तोड़ दिया होता है, जिससे उसे भी काफी सारी पावर मिलती है। वो कहता है मैंने कर दिया। यहाँ पर बाकी के बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही चांसेस बचे हैं, क्योंकि 4 ही स्वर्ड स्टाइले बचे हैं, हमें जल्दी से जल्दी करना होगा। तो हमारा जुनजी उसे कहता है लड़के अपना नाम बताओ। तो वो लड़का कहता है मेरा नाम निंगली है। वो जल्दी से हमारे जुनजी के सामने झुक जाता है और उसे अपना मास्टर मान लेता है। हमारा जुनजी उसे कहता है निंगली तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, क्योंकि तब तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो। मैं देखना चाहूंगा कि फ्यूचर में तुम कितना ज्यादा ग्रो करते हो। मैं तुम्हारी पूरी सपोर्ट करूंगा तुम्हें फ्यूचर में और ज्यादा आगे बढ़ने में। पर साथ ही जुनजी उसे कहता है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें मेरे बाकी के दोनों डिसाइपल लू लिंग और गुजान के साथ मिलकर काम करना होगा। आज
आज के बाद तुम तीनों इकट्ठे काम करोगे, तीनों इकट्ठे मिलकर कल्टीवेट करोगे। ये अपने पास से 9 जैंग पिल निकालता है और उसे कहता है ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। 9 जैंग पिल लेने के बाद निंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज के बाद मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं वो करूंगा। यहीं पर दीवार के ऊपर का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर जेसन चैंग के फादर यानी कि एल्डर चैंग और उसके साथ एल्डर कीन होते हैं। वो दोनों दूरबीन लगाकर इसको देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं इस लड़के लूजन की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब से ये यहाँ पर आया है पहले से इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। आउटर गेट के डिसाइपल्स तो इसे मानने लगे और साथ में बहुत सारे पैट्रियार्च भी इसके साथ मिल चुके हैं। ना सिर्फ आउटर गेट में हमारे छोड़े हुए बहुत सारे स्पाइस को निकाल दिया, बल्कि इसने यहाँ पर ये नया रिक्रूटमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जिसके चलते इसने बहुत सारे डिसाइपल्स एक्सेप्ट किए हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेने के बाद वहाँ पर जा रहे हैं स्टेप्स को देने के लिए। लगता है कि हमारे लिए ये बात और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। इस लड़के को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चैंग उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लड़के तो अंदाजा भी नहीं है कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। ये लड़का ज्यादा देर तक टॉप के ऊपर नहीं रहने वाला। सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त कुशान, निंगली और इसके साथ टूलिंग वो तीनों ही बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तीनों जब बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से चलाने की आवाज आती है। वो लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, चलो चल के देखते हैं। वे लोग भागते हुए उस तरफ जाते हैं। उन्हें लगता है कि स्वर्ड सील की तरफ जहाँ पर वो स्वर्ड स्टाइलेज है उस तरफ कुछ आवाज आई है। ये लोग भागते हुए उस तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर शुंजी भी होता है। वो लोग कहते हैं स्वर्ड मास्टर यहाँ पर क्या हुआ। शुंजी कहता है मुझे नहीं पता, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। ये लोग जैसे स्वर्ड स्टाइलेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लड़कों की लाशें पड़ी होती हैं। लोग कहते हैं आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने यहाँ पर आकर हमारे आउटर गेट में वो भी हमारे स्वर्ड स्टाइलेज के सामने आकर इन लोगों को मार दिया है। इनमें से एक आगे बढ़ता है और उनको चेक करने के बाद कहता है यहाँ पर टोटल 3 लोगों की लाशें हैं। 2 के कपड़े देखकर तो लगता है ये हमारे आउटर गेट के डिसाइपल्स नहीं है बल्कि ये बाहर के हैं, जबकि तीसरे वाला हमारे आउटर गेट का एक डिसाइपल है और इस बेचारे के ऊपर तलवार से कट लगाया गया और इसकी कोर को भी यहाँ पर कट कर दिया गया जिसकी वजह से फौरन इसकी मौत हो गई है। ये आगे बढ़ता है और उनको चेक करने के बाद कहता है क्या ये कोई कोइंसिडेंस है। वो उनके ब्लड की तरफ देखता है तो ब्लड के अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। वो कहता है ये तो डार्क स्वर्ड हो रहा है। निंगली कहता है जरा रुको, मैं इस बंदे को जानता हूँ। निंगली उसे कहता है स्वर्ड मास्टर लूजन, मैं इस लड़के को जानता हूँ, मुझे पता है ये कौन है। ये तो किन फैमिली का एक मेंबर है, मुझे इसके बारे में पता है। ये किन फैमिली का एक प्रैक्टिशनर है, इसका नाम किन जियान है। तो शुंजी कहता है तुमने कहा कि इसका नाम किन जियान है, इसका मतलब यह है कि ये किन फैमिली का मेंबर हुआ। वो लोग कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है, ये लोग किन फैमिली के हैं। किन फैमिली के साथ तो आपका पहले से झगड़ा चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जानबूझकर अपने एक मेंबर को यहाँ पर मारकर आपके ऊपर सारा इल्जाम डालने वाले हैं। शुंजी उनसे कहता है जब ये मुश्किल हमारे सर पर आ चुकी है तो हमें यहाँ पर इस मुश्किल को के मुताबिक ही हल करना पड़ेगा। चलो सुबह देखते हैं क्या होने वाला है। तो सुबह के वक्त मास्टर किन वहाँ पर अपने लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं। मास्टर किन बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, चिल्लाकर कहते हैं स्वर्ड मास्टर लूजन चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उसे कहता है आप यहाँ पर क्या कार्य है, मैं यहाँ पर आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मास्टर किन चिल्लाकर गुस्से के साथ से कहते हैं लूजन अपनी बकवास बंद करो। मुझे बात सच है कि हमारे आपस में झगड़े चल रहे हैं, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के मेंबर्स को मारना शुरू कर दो। इस वक्त तुमने हमारी फैमिली के 2 मेंबर्स को यहाँ पर लाकर अपनी स्वर्ड स्टाइल के सामने मार दिया। ये बात तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे डिसाइपल्स की जान लेने की है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हमारा शुंजी से कहता है मास्टर किन आप मेरे पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो फिर मेरे सामने लाएं, और अगर आपके पास कोई भी सबूत नहीं है फिर आपको मेरे सामने यहाँ पर बात करने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाएं। ये वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन स्वर्ड मास्टर किन बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो उसे कहते हैं तुम इस बार बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ इस बात से बच जाओगे जिस तरह तुम पहले यहाँ पर बचते रहे हो। तुमने मेरी किन फैमिली के लोगों की जान ली है, यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी के साथ नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 157 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 158 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर किन हमारे शुंजी के पास आते हैं और उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने मेरे डिसाइपल्स की जान ली है, मेरे डिसाइपल्स तुम्हारे यहाँ पर स्टाइले के पास मारे गए हैं, तुमने हमारी फैमिली के लोगों की जान ली है, इसलिए तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। हमारा शुंजी से कहता है अगर तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है तो फिर यहाँ पर तुम मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो, ना ही मैं तुम्हारी बात को सुनने वाला हूँ, चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन एल्डर किन उसकी बात नहीं सुन रहे थे, अभी भी उसे गुस्से के साथ गालियां दे रही होती है। इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं पर लूजिंग भी आ जाता है। लूजिंग क्योंकि पनिशमेंट हॉल का एक कैप्टन है, वो वहाँ पर आता है और उनसे कहता है लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आप में से कोई भी यहाँ पर किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। लूजिंग हमारे शुंजी से कहता है स्वर्ड मास्टर लूजन, हमने सुना है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर ऑर्डर दिए गए हैं कि हम लोग यहाँ पर आकर इस बात को इन्वेस्टिगेट करें, इस इशू को इन्वेस्टिगेट करें, प्लीज हमें इसको इन्वेस्टिगेट करने दें। शुंजी से कहता है कैप्टन लूजिंग, हम लोग तुम्हारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, तुम्हें जो भी इन्वेस्टिगेट करना है यहाँ से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से आजादी दी जाएगी। साथ ही वो रास्ता दिखाता है कि
कि तुम्हें इस तरफ आना है। लूजिंग आगे बढ़ता है और वो इस तरफ जा रहा होता है, जबकि मास्टर किन से कहते हैं तुम यहाँ पर किस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हो? यहाँ पर क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये सब कुछ इसी लूजिंग नहीं किया है, इल्यूजन नहीं किया है? मेरे लोग यहाँ पर मारे गए हैं, वो भी कहाँ पर मारे गए हैं? इस स्वर्ड मास्टर लूजन के आउटर गेट के ऊपर, वो भी स्वर्ड स्टाइलिश के सामने। कि मेरी फैमिली के लोग यहाँ पर स्वर्ड स्टाइलिश को तोड़ने के लिए आए होंगे, लेकिन इस लड़के ने क्या किया, इसने उन लोगों की जान ही ले ली। तुम्हें भी लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस है कि मेरे लोग यहाँ पर मारे गए हैं? इस बंदी का मेरे खिलाफ झगड़ा चल रहा है, ये मुझे तो टच नहीं कर सकता, इसी वजह से इसने मेरी फैमिली के मेंबर्स को मारकर मुझसे बदला लिया है। इसी वजह से तुम लोग इसे यहाँ पर अरेस्ट करो, इसे अरेस्ट करके इसे जेल में डाल दो। यहाँ पर किन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको पकड़ो, इसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो, जहाँ पर इसे सीधा मार दिया जाए, क्योंकि इसने जहाँ पर हमारे मेंबर्स की जान ली है बिल्कुल भी सही नहीं किया। फिर इसे हमारे हवाले कर दो, हम खुद ही जहाँ पर इससे इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम लोग इसे इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं क्या है जहाँ पर किस मिट्टी से बना है, इसने हमारे लोगों की जान क्यों ली है। दूसरी तरफ से हमारे लूजन के साथी यानी जुंजी के साथी भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, तुम सभी लोगों ने जानबूझकर अपने लोगों को वहाँ पर भेजा और उन सभी की जान ले ली, ताकि तुम सभी लोग यहाँ पर बात का इल्जाम हमारे स्वर्ड मास्टर लूजन के ऊपर लगा सको। हमारे स्वर्ड मास्टर को अगर इस तरह का कुछ करना पड़ता तो वो यहाँ पर सभी लोगों के सामने करते, वो कभी भी ये सब कुछ इस तरह छुप कर कभी नहीं करते। एक कातिल है और ये हमेशा से कातिल ही था। लूजिंग भी चलाकर उनसे कहता है बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने यहाँ पर हद ही पार कर दी है। लूजिंग उन लोगों से कहता है बस बहुत हो गया, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर हद पार कर दिया, तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो, ना ही एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर अटैक कर सकते हो। यहाँ पर पहले हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर साबित होगा किसने किसको मारा है और किसके ऊपर इल्जाम लगाना है और किसके ऊपर नहीं। ये हमारा काम है, जो तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए तुम सभी लोग चुप रहो, यहाँ से साइड के ऊपर हट जाओ। साथ ही कैप्टन लूजिंग मास्टर किन से भी कहता है मास्टर किन मुझे पता है कि आपके पर्सनल डिसिपल्स यहाँ पर मारे गए हैं, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इस मसले में इंटरफियर ना करें, क्योंकि ये आपका पर्सनल ग्रज बन जाएगा। वजह से आपको इस मसले में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से वापस जाएं, मैं यहाँ पर खुद ही सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। उसे कहते हैं नहीं मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझसे ये कहने की कि मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। ऐसे वो लूजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त हमारा जुंजी आगे बढ़ता है, उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है यहाँ पर चुपचाप साइड के ऊपर खड़े रहो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि तुम यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम पनिशमेंट हाल के मेंबर्स के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो जो कि यहाँ पर इस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्यामो भी पीछे की तरफ हट जाते हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो अपने लोगों से कहते हैं चलो यहाँ से वापस चलते हैं। साथ ही वो जुंजी से कहते हैं पर तुम बचकर बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे, मुझे बहुत ही जल्दी यहाँ पर सच्चाई का पता चल जाएगा, एक बार मुझे सच्चाई का पता चल जाए उसके बाद तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। मास्टर किन के वहाँ से चले जाने के बाद हमारे जुंजी का डिसाइपल लूलिंग आगे बढ़ता है और लूजिंग से कहता है ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वर्ड मास्टर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हम लोग सच कह रहे हैं, रात के वक्त स्वर्ड मास्टर हमारे साथ ही थे, हम सभी लोग एक साथ यहाँ पर आए थे, उन सभी लोगों के मरने के बाद हम सभी लोग वहाँ पर पहुंचे थे, स्वर्ड मास्टर लूजन भी हमारे साथ ही वहाँ पर पहुंचे थे, हम लोग इस बात का यहाँ पर सबूत दे सकते हैं। जी आगे बढ़ता है, लूलिंग से कहता है लूलिंग तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सफाइयां देने की जरूरत है, मुझे कैप्टन लूजिंग के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये यहाँ पर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करेगा और यहाँ पर जो भी कातिल है उसको बेनकाब करेगा। लूलिंग उसे कहता है ठीक है सर, मैं यहाँ पर चुप रहता हूँ। लूलिंग उसे कहता है तुम्हारी मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर अपना काम ठीक से करूंगा और जो भी होगा वही नतीजा निकालूंगा। थोड़ी देर के बाद वो लोग वहाँ से वापस आते हैं, हमारे जुंजी से आकर बताते हैं कि ये मसला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें यहाँ पर फिलहाल के लिए तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो कभी फिलहाल के लिए यहाँ से वापस जा रहे हैं और वो सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाते हैं। जबकि हमारा जुंजी सोच रहा होता है लगता तो नहीं है कि ये सब कुछ इतनी आसानी के साथ यहाँ पर खत्म होने वाला है, क्या जब वाकई में यहाँ पर इन लोगों को जिसने मारा है उसके अंदर डार्क स्वॉर्ड का ऑरा था, यानी कि उन सभी को जिसने मारा है उनकी बॉडी के अंदर से डार्क स्वॉर्ड का ऑरा निकल रहा था, जिसने भी इसे मारा है उसने डार्क स्वॉर्ड को यूज किया है। तो वहाँ पर रात के वक्त फिर से सीन दिखाया जाता है कि रात के वक्त फिर से चिल्लाने की आवाज आती है, गेट के डिसाइपल भागते हुए उस तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ है। तो वहाँ पर फिर से उन्हें डेड बॉडीज मिलती हैं, वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं पर तो फिर से डेड बॉडीज मिली हैं, इसका मतलब यह है कि कोई कातिल यहाँ पर आ चुका है, कोई साइको किलर है जो कि रोज यहाँ पर किसी को मार रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे आउटर गेट में कोई कातिल है जो कि यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मार रहा है। वहाँ के वक्त हमारे जुंजी के डिसाइपल्स भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं मास्टर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। जुंजी कहता है अब यहाँ पर क्या बुरा हुआ? वो लोग कहते हैं रात के वक्त फिर से यहाँ पर लोगों को मारा गया है, आज रात के वक्त भी यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है और वो तीनों ही अपने क्वार्टर्स में मरे हैं। जुंजी से कहता है क्या वो लोग भी हमारे आउटर गेट के डिसाइपल्स है? वो कहता है नहीं, वो लोग हमारे आउटर गेट के डिसाइपल्स तो थे लेकिन वो चेंग फैमिली से थे। इसी वक्त उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, मास्टर चेंग बाहर आ चुके होते हैं, वो गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं मुझे तुम्हारा सर चाहिए, अब तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। पहले तुमने यहाँ पर किन फैमिली के डिसाइपल्स की जान ली और उसके बाद अब तुमने यहाँ पर फैमिली के डिसाइपल्स को भी मार दिया है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा सर लिए बिना यहाँ से वापस बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो मास्टर चैंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। प्रिंसेस जिया वहाँ पर निकलती है, प्रिंसेस जिया उनसे कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, तुम में से किसी के पास भी यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है और बिना सबूत के तुम सभी लोग मास्टर लूजन के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मास्टर चैंग से कहते हैं क्या ये सबूत काफी नहीं है कि किन फैमिली और चैंग फैमिली के साथ इसका झगड़ा चल रहा है जिसकी वजह से इसने यहाँ पर हमारे डिसाइपल्स की जान ली है, लड़का अपनी हाथ को पार कर चुका है। सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। मास्टर चैंग कहते हैं मुझे बात अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर चैंग हूँ, मैंने बहुत
बहुत सारी उम्र यहाँ पर गुजार दी है। मैं एक स्वर्ड मास्टर हूँ जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। हर बार जब भी ये लड़का मुझे मिलता है सभी लोगों के सामने मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करता है, ये मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। तुम्हें ये बात दिखाई नहीं देती, इस लड़के का हमारे साथ एक झगड़ा है जिसके चलते अब ये यहाँ पर दोबारा से हमें हमारी इंसल्ट करवाने के पर तुला हुआ है। यहाँ पर हमारे डिसाइपल्स की जान ले रहा है जिसकी वजह से हमारी फैमिलीज का नाम डूब जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। लड़के को लगता है कि ये हम सभी लोगों से आगे निकल चुका है। हमारा चुंजी उसे कहता है तुम्हारे पास तुम्हारा अपना सेक्टर है जिसे तुम्हें मैनेज करना है, जबकि मेरे पास अपना सेक्टर है जिसे मुझे मैनेज करना है। हम दोनों के तो आपस में कोई झगड़े हैं भी नहीं, तो फिर तुम यहाँ पर मेरे पर इस तरह के इल्जाम कैसे लगा सकते हो। मिस्टर कीन उसे कहते हैं जहाँ से मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि तुम्हारी इंटेंशंस बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए ही नहीं है। यहाँ पर चैंग फैमिली के जितने लोग होते हैं वो सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे होते हैं चलो यहाँ पर एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो, तुम यहाँ पर सिर्फ बहाने बना रहे हो, हमें पता है कि तुम्ही ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है, हमें लगता है कि तुम्ही ने यहाँ पर ये सारे कत्ल किए हैं, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमारा चुंजी उनकी बातें सुनने के बाद जब गुस्सा हो जाता है तो वो चिल्लाकर उनसे कहता है बस बहुत हो गया, और साथ ही वो अपनी पावर्स को भी रिलीज करता है। चुंजी उनसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर बिना किसी सबूत के चले आए हो, तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम सभी लोग बिना सबूत के आकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हो। सभी की बात को तो बिल्कुल ऐसे समझा जाएगा जैसे कोई पी के टल्ली होकर यहाँ पर आकर इस तरह की बकवास किए जा रहा है। तो मास्टर कीन उसे कहते हैं तुम यहाँ पर इस बात को क्लेम कर रहे हो कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने का कोई सबूत है। तुम्हारा चुंजी उन सभी लोगों से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़े होकर झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने सबूत पेश कर देता हूँ। तुम सभी को एक और बात बता दूं, वो साथ ही अपनी प्रेशर को रिलीज करता है, अपनी पावर के प्रेशर को रिलीज करने के साथ ही उनको धमकी देते हुए कहता है अगर मैं यहाँ पर सबूत पेश कर देता हूँ तुम सभी लोग जो मेरे सामने खड़े हो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर इस बात की कीमत चुकाओगे कि तुम सभी लोगों ने मेरे पर इल्जाम लगाया था। सभी लोग उसके सामने काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर कीनो से कहते हैं तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लफ कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। साथ ही वो सोच रहे थे हमारा प्लान तो फ्लॉलेस है, ये यहाँ पर हमारे प्लान के अंदर कोई सबूत कैसे ढूंढ सकता है, हमने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा था। लूजिंग वहाँ पर पहुंच जाता है। लूजिंग उन सभी से कहता है मेरे पास इस बात का सबूत है, उसके हाथ में 2 स्क्रोल्स होते हैं। वो कहता है मेरे पास स्क्रोल्स हैं जो कि यहाँ पर इस बात का सबूत है। उनसे कहता है मेरे पास एक स्क्रोल है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन लोगों की मौत कैसे हुई और उनकी मौत के साथ ही हमें उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चला कि उनकी बॉडी के अंदर क्या था। साथ ही उनसे कहता है मेरे हाथ में जो दूसरा स्क्रोल है इसके ऊपर वो सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है जो आज से 3 साल पहले था। 3 साल पहले का आपको याद होगा कि यहाँ पर एक साइकोपैथ एक किलर आया था जिसने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जान ले ली थी। तो हम सभी लोग शैडो मिस्ट्री किलर कहते थे। शैडो मिस्ट्री किलिंग्स के बारे में हम सभी लोगों ने जानने की कोशिश की, लेकिन हम लोग कभी भी उस शैडो किलर को पकड़ नहीं पाए थे। यहाँ पर कहानी सुनाने वाला कहता है कि आज से 3 साल पहले भी यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी। बहुत सारे बच्चों को मारने के बाद वो कातिल अचानक से गायब हो गया। यहाँ तक कि स्वर्ड पवेलियन मास्टर जो थे यानी कि ग्रैंड मास्टर यानी पवेलियन लॉर्ड उन्हें यहाँ पर एक टीम बनाई थी स्वर्ड मास्टर्स की ताकि वो लोग उसको ढूंढ सके, लेकिन वो कभी भी उस शैडो मिस्ट्री किलर को नहीं पकड़ पाए। तभी सुनने वाले बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर वाकई में शैडो मिस्ट्री किलर की बात हो रही है। वो शैडो मिस्ट्री किलर तो बहुत ज्यादा पावरफुल किलर है, हमने भी उसके बारे में सुना है। 3 साल पहले उसने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की जान ले ली थी। अगर जो वाकई में यहाँ पर वापस आ गया तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक साइकोपैथ फिर रहा है जो कि किसी वक्त भी किसी की भी जान ले सकता है। मिस्टर चैंग उसे कहते हैं तुम्हें भी पता है कि 3 साल पहले जब यहाँ पर शैडो किलर आया था तो उसने यहाँ पर आम बच्चों को मारना शुरू किया था। उसने यहाँ पर किसी स्पेशल फैमिली के बच्चों को नहीं मारा था कि यहाँ का केस बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। यहाँ पर चैंग और किन फैमिली के लोग ही मरे हैं और वो सारे कहाँ पर मरे हैं, वो सारे के सारे आउटर गेट में यानी कि स्वर्ड मास्टर लूजन की टेरिटरी में मरे हैं। अब हम लोग इस बात का क्या समझे, क्या यहाँ पर दोबारा से वो मिस्ट्री किलर आया और सिर्फ हमारी फैमिली के लोगों को मार रहा है। तो लूजिंग उन लोगों से कहता है मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पर उन सभी डेड बॉडीज की जांच किया और सभी डेड बॉडीज की जांच करने के बाद हमें पता चला है कि उन सभी की बॉडी के अंदर भी वही डार्क ऑरा महसूस हुआ है, वही डार्क ऑरा मिला है जो कि उस वक्त मिला था 3 साल पहले। ठीक है, उन सभी की डेड बॉडीज की हालत भी बिल्कुल वैसी है, उसी तरह तलवार के कट्स उनके ऊपर लगाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो शैडो मिस्ट्री किलर वापस आ गया है। उस शैडो मिस्ट्री किलर ने आप लोगों के आपके लोगों की जान ली है। अभी सुनने वाले बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं जबकि कैप्टन लूजिंग ने कह दिया है कि ये सब कुछ शैडो किलर ने किया है तो इसका मतलब शैडो किलर वापस आ गया है। हम सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे बीच में एक शैडो किलर फिर रहा है जो कि एक साइकोपैथ और किसी वक्त किसी को मार सकता है। यहाँ पर एपिसोड 158 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 159 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे शुंजी के ऊपर से इल्जाम हट चुका है क्योंकि लूजिंग वहां पर सबूत लेकर आता है। सभी लोगों से कहता है कि ये सब कुछ एक किलर ने किया है, शैडो किलर, जिसने 3 साल पहले भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की जान ली थी। तो लूजिंग की वहां पर सारी इन्वेस्टिगेशन को सभी लोगों के सामने पब्लिक करने के बाद सभी लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि हमारे स्वर्ड मास्टर लूजन ने सब कुछ नहीं किया, उसने सभी बच्चों की जान नहीं ली, बल्कि स्वर्ड मास्टर ने की है, सॉरी शैडो किलर ने ये सब कुछ किया है जो कि 3 साल पहले यहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, वो वापस आ गया है।
है। ये खबर तो जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी लोगों को इस बारे में पता चल चुका कि शैडो स्वॉर्डमैन वापस आ चुका है, शैडो किलर वापस आ गया। इसी वजह से वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। यहाँ तक कि बहुत सारे डिसाइपल्स तो वेंजियन पवेलियन को छोड़कर भी भाग गए, क्योंकि वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चले गए हैं। बाकी सभी लोग कितने ज्यादा घबराए हुए हैं कि वो सभी लोग सिर्फ शैडो किलर की बातें कर रहे होते हैं। गली में ये लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि 3 साल गुजर चुके हैं और शैडो किलर वापस आ गया है। शैडो किलर तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा और अब तो यहाँ पर वो किसी को भी मार सकता है। को लड़का कहता है मुझे लगता है कि अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि स्वॉर्ड मास्टर्स भी अब उसके हाथों से नहीं बचेंगे, बहुत सारे एल्डर्स भी उसके हाथों से मारे जाएंगे। कि हमारा शुंजी प्रिंसेस जिया के साथ गली में से गुजरता हुआ जा रहा था, उन सभी की बातें सुन रहा होता है। प्रिंसेस जिया हमारे शुंजी से कहती है अब जबकि यहाँ पर शैडो किलर के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका है, तो शैडो किलर की खबर फैलने के बाद अब यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा स्वॉर्ड स्टाइल वाले टेस्ट को देने के लिए। कोई भी पीक के ऊपर नहीं आता, बहुत ही कम बच्चे बचे हैं, यहाँ तक कि कोई आता ही नहीं है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं यहाँ पर शैडो किलर ना आ जाए और उनको मार ना दे। दोनों चलते हुए पीक के ऊपर पहुंचते हैं जहाँ पर वो स्वॉर्ड स्टाइल्स होती हैं, तो उनके सामने वो 4 स्वॉर्ड स्टाइल होते हैं। प्रिंसेस जिया देखकर हैरान होती है और कहती है यहाँ पर अभी भी कोई है जो प्रैक्टिस कर रहा है, जरा देखो तो सही वो कौन है। तो वहाँ पर हमारी शुइकियान होती है। शुइकियान अभी भी यहाँ पर मेहनत कर रही होती है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और इस बार स्वॉर्ड स्टाइल को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। पुलिंग वहाँ पर आता है, हमारे शुंजी को बताता है, वो उसे कहता है स्वॉर्ड मास्टर ये लड़की पिछले कई दिनों से यहीं पर है, जब से वो खबर फैली है तब से और कोई भी यहाँ पर नहीं आता, लेकिन ये लड़की अकेली यहाँ पर आती है, हर रोज यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करती है और उसके बाद स्वॉर्ड स्टाइल के ऊपर अटैक करती है। लगता है कि इसको स्वॉर्ड स्टाइल को तोड़ना ही और आपका पर्सनल डिसाइपल बनना ही है। तो इस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहा हूँ, ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा मेहनती है। पुलिंग यहाँ पर शुइकियान को काफी दिनों से नोटिस कर रहा होता है, तो वो शुंजी से कहता है मास्टर मैं जब इस लड़की को यहाँ पर देखता हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। जब भी यहाँ पर तलवार चलाती है मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये मेरे लिए बनी है। हम दोनों एक दूसरे के स्वान एनिमी है, यानी कि हम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करनी है और उसके बाद में प्यार हो जाए। प्रिंसेस जिया उसकी बात सुनने के बाद कहती है क्या वाकई में तुम्हें इसके बारे में ऐसा महसूस होता है? लूलिंग उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसा महसूस होता है। इस लड़की ने यहाँ पर इस सील को तोड़ दिया तो ये मेरी जूनियर बन जाएगी और उसके बाद ये मेरी जूनियर सिस्टर बन जाएगी। शुंजी उसकी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो तो शुइकियान से प्यार करता है। वो उसे कहता है निंगली अगर तुम यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ बातें करते रहे, इसी तरह की बोंगियां मारते रहे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारी पावर्स कम रह जाएंगी और ये लड़की तुमसे आगे निकल जाएगी। जाओ जल्दी से जाकर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। वो कहता है ठीक है मास्टर मैं अभी जाता हूँ और भागता वहाँ से चला जाता है। जिया शुंजी से कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से इस लड़के बेचारे को डांट क्यों रहे हो? वो तो बस यहाँ पर बातें कर रहा था। शुंजी कहता है मैं तो बस उसे चाहता हूँ कि वो प्रैक्टिस करे। प्रिंसेस जिया वहीं पर उसे कहती है अच्छा ठीक है। उसे कहती है मुझे एक बात याद आई, मैं तुम्हें एक लेटर देना चाहती थी। वो अपने पास से एक लेटर निकालती है और उसे कहती है ये लो ये तुम्हारे लिए है। शुंजी कहता है अब ये क्या है, इसके अंदर क्या है? वो उसे कहती है ये एक इन्विटेशन लेटर है। सन चैंग ने एक पार्टी रखी है जो कि लू किंगजान के लिए होने वाली है। लू किंगजान ने थ्रू कंप्लीट किया, वो ह्यूमनली राम के 3rd लेवल तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से उसने बहुत ही बड़ी पार्टी दी और सभी लोगों को वहाँ पर इन्वाइट किया गया और तुम्हें भी इन्विटेशन भेजा है। शुंजी से कहता है ये जेसन चैंग मुझे अपनी पार्टी में इन्वाइट क्यों करेगा, वो तो मेरा दुश्मन है। फिर ऊपर से मुझे ये बताओ कि ये लू किंगजान कौन है? ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस जिया चिल्लाकर उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लू किंगजान के बारे में कुछ भी नहीं पता? वो उसे कहती है लू जुन तुम तो वाकई में कल्टीवेशन मैनियाक हो, तुम हर वक्त सिर्फ कल्टीवेट करते रहते हो और तुम्हें आसपास की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि हमारी वेंजियन पवेलियन की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? वो उसे लू किंगजान के बारे में बताती है। वो उसे कहती है हमारी वेंजियन पवेलियन में लड़की डिसाइपल में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की वही है, वो यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की है। न सिर्फ वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है बल्कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। कि उसने भी टेस्ट को पास किया था और टेस्ट को पास करने के बाद स्पिरिचुअल सी के अंदर बैठकर उसने 7th लेवल के स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज किया था, एक्टिवेट किया था। वो जेसन चैंग के फादर की डायरेक्ट डिसाइपल भी है। शुंजी की बातें सुनने के बाद कहता है तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुम उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत हो। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर मुझे उस लड़की से कंपेयर कैसे कर सकते हो? लू किंगजान तो एक प्रिंसेस नहीं बल्कि वो एक परी है। ये कहता है तो वो लड़की वाकई में मुझे काफी ज्यादा टैलेंटेड लगती है जिसने यहाँ पर 7th लेवल के स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज किया है। ऊपर से वो मास्टर चीजाओ की डायरेक्ट डिसाइपल भी बन चुकी है। प्रिंसेस जिया से कहती है मेरे पास उस लड़की के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस लड़की के पास कोई भी स्पेशल बैकग्राउंड नहीं है। जब मास्टर चीजाओ ने उसे अपने स्टूडेंट बनाया था, यानी कि मास्टर चैंग ने उसे अपना स्टूडेंट बनाया था, उसके बाद से उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी है। हमारा शुंजी उसे कहता है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इसकी पार्टी में जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम ये वाला इन्विटेशन उसको वापस कर देना। प्रिंसेस गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है अब बस भी करो, हमारी पवेलियन की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें अपनी पार्टी में इन्वाइट कर रही है लेकिन तुम उसके इन्विटेशन को यहाँ पर ठुकरा रही हो और उसकी पार्टी में नहीं जाना चाहते। शुंजी कहता है तो क्या, मुझे इस बात से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। साथ ही जब वो उस लेटर को ओपन करता है उसके अंदर से कागज को निकालता है जिसके ऊपर इन्विटेशन लिखा होता है। उसको निकालने के बाद उसे महसूस होता है कि उस लेटर के अंदर से काफी सारी डार्क एनर्जी निकल रही है। शुंजी कहता है ये तो डार्क स्वॉर्ड इंटेंट है, ये यहाँ पर क्यों निकल रहा है? इस लेटर को वापस अपनी जेब में रख लेता है। प्रिंसेस से कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलूंगा। नेक्स्ट सीन में पार्टी का ही दिखाया जाता है, तो पार्टी वाकई में काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। सभी लोग इस पार्टी में जा रहे होते हैं, जिन लोगों को इन्वाइट किया गया होता है वो सभी लोग वहीं पर जा रहे होते हैं और कहते हैं आज तो यहाँ पर मजा आने वाला है। तो हमें वेंजियन पवेलियन की सबसे खूबसूरत लड़की ने अपनी पार्टी में इन्वाइट किया है। हमारा शुंजी अपने साथ अपने तीनों डिसाइपल्स को भी लेकर आया होता है। गूजन बाकी के दोनों से कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि वो जो खूबसूरत लड़की है वो क्या वो
वो हमारे खूबसूरत मास्टर के प्यार में पड़ जाए, क्योंकि हमारे स्वर्ड मास्टर लू जुन भी काफी ज्यादा हैंडसम है। लू लिंग उसे कहता है हाँ ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे स्वर्ड मास्टर वो इस स्वर्ड पवेलियन के सबसे हैंडसम भी है और साथ में बहुत ही बड़े जीनियस भी है, नंबर 1 है। इस वजह से मुझे लगता है कि इस वेंशियन पवेलियन की सबसे खूबसूरत लड़की उनसे प्यार जरूर करेगी। हमारा चुनची उनकी बातें सुनने के बाद कहता है ये तुम किस तरह की यहाँ पर बकवास कर रही हो, जबकि उनकी बातें सुनने के बाद प्रिंसेस जिया गुस्सा हो रही होती है। ये लोग चलते हुए जैसे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जेसन चैंग वहाँ पर खड़ा होता है। जेसन चैंग कहता है तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। साथ ही वो घूर कर गुंजुनजी की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पूजान चलाकर उसे कहता है ये क्या बकवास है, तुमने जहाँ पर पर्सनली हमारे मास्टर को बुलाया और उसके बाद अब तुम यहाँ पर घूर कर हमारे मास्टर को देख रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे मास्टर को इस तरह घूर कर देखने की, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कोड डिसाइपल हो, जबकि हमारे मास्टर एक स्वर्ड मास्टर है। जेसन चैंग कहता है अच्छा ठीक है, तुम सभी लोगों की बात मानने के बाद मैं तुम्हारे स्वर्ड मास्टर को यहाँ पर वेलकम कहता हूँ। हालांकि ये है तो स्वर्ड मास्टर ही, लेकिन हमारा दुश्मन भी है। उसे कहता है स्वर्ड मास्टर चलो प्लीज अंदर आ जाओ, तुम लोग यहाँ पर इस पार्टी को इनवाइट कर सकते हो। लेकिन साथ ही वो यहाँ पर उसकी इंसल्ट करने के लिए उसे कहता है अब जबकि तुम यहाँ पर अचानक से चले आए हो, हमें तुम्हारे आने के बारे में पता नहीं था कि लू किंगशान ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया होगा, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारे बैठने के लिए कोई भी जगह प्रिपेयर नहीं की, तुम यहाँ पर बाहर लोगों के साथ बैठ सकते हो। गूजान चलाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, क्या तुम यहाँ पर हमारे मास्टर की इंसल्ट करना चाहते हो? तो एक बहुत ही बेशरम इंसान हो, तुम इनकी इस तरह इंसल्ट कैसे कर सकते हो, तुम हमारे मास्टर को बाहर कैसे बिठा सकते हो? जेसन चैंग गुस्से के साथ उसे कहता है ये मेरी टेरिटरी है और मेरे इलाके में आकर तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जबकि गूजान भी अपनी तलवार निकालता और कहता है हम लोग तुम्हारे रूल्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर किसी भी एरोगेंट इंसान के रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। वहाँ पर वो लड़की भी पहुंच जाती है, यानी कि लू किंगशान वहाँ पर आ जाती है, उन दोनों के दरमियान में अटैक करके उनके दोनों को एक दूसरे के पास से हटा देती है और कहती है क्या मैंने यहाँ पर तुम सभी को बहुत ज्यादा इंतजार करवाया? तो सभी लोग उसे देखने के बाद ब्लश करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वेंशियन पवेलियन की नंबर 1 ब्यूटी होने के लायक है। तो लू किंगशान उन सभी लोगों से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी लोगों को कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया। सन चैंग उसे देखते ही जल्दी से भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी लव तुम मेरी जान हो, अगर यहाँ पर इंतजार करवा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसेस जिया यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से के साथ खड़ी होती है और कहती है हम दोनों ही काफी खूबसूरत है, लेकिन इसकी चेस्ट मुझसे ज्यादा बड़ी क्यों है? हमारा शुंजी भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है, शुंजी घूर घूर कर उसकी तरफ देख रहा होता है और महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है ये बात तो वाकई में सच है, इसके पास 7th लेवल का स्वॉर्ड इंटेंट है, लेकिन मुझे इसकी बॉडी के अंदर से जरा सा भी ब्लैक हो रहा महसूस क्यों नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा शक गलत साबित हुआ? मुझे लगा था कि यही वो शैडो किलर है, लेकिन हो सकता है कि ये वो शैडो किलर ना हो। जिया खांसते हुए हमारे शुंजी से कहती है स्वॉर्ड मास्टर लू जुन, मुझे लगता है कि तुम इस लड़की की खूबसूरती को देखने के बाद से घूर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो और वो एक डिसाइपल है। लू किंगशान भी हमारे शुंजी के सामने आते हुए रिस्पेक्ट देते हुए कहती है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, कल्टिवेशन करने के लिए सेक्युलेशन में थी, तब मैंने वहाँ पर आपके बारे में सुना था कि यहाँ पर एक यंग मास्टर आया है जो कि स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है। लू किंगशान हमारे शुंजी से कहती है तो ये पार्टी मेरी पार्टी है, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों को मैंने इनवाइट किया हुआ है, अगर आपके साथ किसी ने बदतमीजी किया है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपसे माफी चाहती हूँ। चुंजी से कहता है नहीं तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ पर आना ही था क्योंकि यहाँ पर सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे इनवाइट किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर चला आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। लू किंगशान अपनी नौकरानियों से कहती है जाओ जल्दी से जाकर हमारे स्वॉर्ड मास्टर लू जुन के लिए टेबल लगा दो, इनके लिए अंदर इंतजाम करो, सबसे बेहतरीन जगह इनके बैठने के लिए बना। तो वो नौकरानियों से कहती है ठीक है मास्टर मैं अभी जाती हूँ। सन चैंग से कहता है लू किंगशान तुम्हें ये सब कुछ खुद से करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस मसले को तो मैं खुद ही हल कर सकता था। और फिर साथ ही वो हमारे चुंजी को इशारा करते हुए कहता है कि चलो आ जाओ मैं तुम्हें टेबल दिखाता हूँ। तो वो उसे अपने साथ लेकर टेबल के ऊपर चला जाता है। ये सभी लोग वहाँ पर टेबल के ऊपर बैठे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो कि प्रिंस के लिए गिफ्ट लेकर आए होते हैं लू किंगशान के लिए, वो सभी लोग उसके पास जाते हैं और कहते हैं लू हम तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हैं, पिछले 3 साल से सेक्युलेशन में थी और 3 साल से तुमने कल्टीवेट करने के बाद अब यहाँ पर नई कल्टीवेशन को हासिल किया, ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम्हारा लेवल पहले से बढ़ चुका है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर कंग्रेट्स करने के लिए आए हैं और तुम्हारी पार्टी में तुम्हारे लिए काफी सारे गिफ्ट भी लेकर आए हैं। किन फैमिली का यंग मास्टर आगे बढ़ता है और उसे कहता है सीनियर लू प्लीज मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करो, ये एक बहुत ही नॉर्मल सा गिफ्ट है। वो इस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक सोल जेड रखा होता है, बाकी सभी लोग देखने के बाद से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है, ये लड़का इस तरह के रेयर ट्रेजर को कहाँ से लेकर आया होगा? इस तरह के रेयर ट्रेजर को यूज किया जाता है अपने माइंड को इवल स्पिरिट से आजाद करवाने के लिए। क्रिस्टल तो बहुत ज्यादा महंगा है, इतना ज्यादा महंगा है कि बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स के बदले में भी इसको नहीं खरीदा जा सकता। की जूजेंग भी यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आया होता है, वो उसके लिए एक स्वर्ड लेकर आता है, वो उसे कहता है इस स्वर्ड को क्यू गांग कहते हैं, एक किंग लेवल का वेपन है, एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, इसका कलर व्हाइट है बिल्कुल स्नो की तरह और जो तुम्हें बहुत ज्यादा सूट करेगी अगर तुम इस तलवार को यूज करोगे कि जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। उन दोनों के गिफ्ट देने के बाद बाकी के सारे आम बच्चे भी वहाँ पर अपने अपने बॉक्स लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये लोग तो बहुत ही रेयर गिफ्ट्स लेकर आए हैं, हमारे गिफ्ट तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सभी लोग भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तो किंगशान को कहते हैं हम तुम्हारे लिए यहाँ पर गिफ्ट लेकर आए, प्लीज हमारे गिफ्ट को भी एक्सेप्ट करो। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने गिफ्ट दे रहे होते हैं। उसके बाद जेसन चैंग की बारी आती है क्योंकि जेसन चैंग भी यहाँ पर उसको गिफ्ट देने
वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जेसन चैंग जहाँ पर इसको क्या गिफ्ट देगा और उसके बाद जुंजी इसको कौन सा गिफ्ट देने वाला है और किसका गिफ्ट ज्यादा अच्छा होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 160 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी लू किंगजान की पार्टी में जाता है। तो लू किंगजान की पार्टी में बाकी के सभी लोग भी आए होते हैं। तो वहाँ पर यंग मास्टर किन और यंग मास्टर की वो दोनों ही अपने पास से बहुत ही रेयर ट्रेजर्स निकालते हैं। वो दोनों ही लू किंगजान को वो गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। जबकि जेसन चैंग की बारी भी रहती है। वहाँ पर जितने आप डिसाइपल्स भी आए होते हैं वो सभी लोग भी अपने पास से कुछ ना कुछ गिफ्ट निकालते हैं और उसे देना स्टार्ट करते हैं। जबकि निंगली और हमारा जुंजी दोनों ही साइड के ऊपर खड़े होते हैं। तो निंगली उसे कहता है मास्टर मुझे लगता है कि हमें भी इस पार्टी में आने से पहले कोई ना कोई गिफ्ट प्रिपेयर करके आना चाहिए था। यहाँ पर तो सभी लोग गिफ्ट दे रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर खाली हाथ चले आए हैं। तो यहाँ पर अब जेसन की बारी आती है। जेसन सभी लोगों से कहता है जबकि सभी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने गिफ्ट इसको दे दिए हैं। मैं भी यहाँ पर अपनी सिस्टर किंगजान के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो मेरे गिफ्ट दिखाने की बारी आ चुकी है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम सभी लोग भी यहाँ पर मेरा गिफ्ट देखोगे। वो उसका हाथ पकड़ने के बाद से कहता है सिस्टर किंगजान क्या तुम्हें पता है कि जब से तुमने हमारी वेंचियन पवेलियन को ज्वाइन किया है तब से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देखता रहता हूँ। किंगजान उसकी बात सुनने के बाद से कहती है जी तुम क्या कह रहे हो। तो वो उसे कहता है मुझे पता है कि सभी लोगों के सामने जो मैंने बात कर दी इसी वजह से तुम काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रही हो, यानी कि तुम्हें शर्म आ रही होगी। लेकिन तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो उसे कहता है मेरा ये वाला गिफ्ट देखने के बाद तुम यहाँ पर देखना खुद ही हो बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। मैं यहाँ पर अपनी सिंसियरिटी को शो करवाने के लिए तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो वहाँ पर उसके नौकर बॉक्स उठाकर लेकर आते हैं। उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर रेड एंड ब्लू एग होते हैं। ये दोनों ही रेड एंड ब्लू ईगल के एग होते हैं। तभी देखने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमने सुना है कि ये वाले रेड एंड ब्लू ईगल ये बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। जब ये अंडे के अंदर से बाहर निकलेंगे तो ये अपने मास्टर के साथ हमेशा लॉयल रहेंगे, तक ये अपने मास्टर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये लोग स्पिरिट गैदरिंग ग्राम तक पहुंच जाते हैं। इसी वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट भी होते हैं। जेसन चैंग यहाँ पर बेशर्मों की तरह किंगजान से कहता है किंगजान मैं यहाँ पर ये दोनों बीस्ट एग तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देने वाला हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर स्पिरिट ग्राम के 3rd लेवल को हासिल किया है। तो यहाँ पर कंग्रेचुलेशन करने के लिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। तो मुझे बदले में सिर्फ और सिर्फ एक किस चाहिए। तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ एक किस दे दो और यहाँ पर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। वो उसकी बात सुनने के बाद आगे से काफी हैरान होती है। जेसन उसे कहता है क्या हुआ तुम यहाँ पर इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रही हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझे किस नहीं देना चाहती। किंगजान उसे कहती है सीनियर क्या तुम यहाँ पर सभी लोगों के सामने इस तरह की जोक्स मारना बंद करोगे। तुम यहाँ पर इस तरह मजाक कैसे कर सकते हो। तो जेसन चैंग उसे कहता है जरा मेरी तरफ देखो तो सही, क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा। मुझे बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो। ये बात सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि मेरे फादर भी यही चाहते हैं। फादर भी यही चाहते हैं कि हम दोनों आपस में एक दूसरे से मिल लें। तुम्हारा जुंजी और उसके साथ ये बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। तो उसका साथी लूलिंग कहता है ये लड़का तो वाकई में बहुत बड़ा कमीना है। ये बहुत ही बेशरम इंसान है। ये जहाँ पर इस बेचारी को गिफ्ट देने के बाद उसे किस का मुतालबा कैसे कर सकता है। जिया भी कहती है इस लड़की को तो बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। जेसन चैंग यहाँ पर अपने फादर के स्वर्ड मास्टर के स्टेटस को यूज करते हुए इस बेचारी लड़की को फोर्स कर रहा है ताकि वो गिफ्ट के बदले में उसे किस दे दे। जो उसे कह रहा है कि उसके फादर की ख्वाहिश है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हों। पर हमारा जुंजी बीच में बोल पड़ता है। जुंजी कहता है जेसन चैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर तुम एक लड़की को किस करने के लिए कह रहे हो, वो भी एक ऐसी गिफ्ट के बदले में जो कि बिल्कुल खराब है। यहाँ पर इसको अंडे दे रही हो जो कि अंदर से खराब हो चुके हैं। इनके अंदर तो बेबी है ही नहीं। सुनने वाले बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। मास्टर लूजू यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जेसन गुस्से के साथ उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है स्वर्ड मास्टर लूजून मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वजह है कि तुम यहाँ पर मेरे लाए हुए गिफ्ट को, मुझे लगता है कि मेरा गिफ्ट खराब है, तुम इसको खराब क्यों कह रहे हो। तो उनमें से एक ब्लू एग को ऊपर उठाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस एग को लाने के लिए मेरे फादर को कितनी ज्यादा मेहनत करना पड़ी है। ये एक बहुत ही डेंजरस एरिया मेरे फादर को मिला था। यहाँ पर बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद फाइनली मेरे फादर को ये दोनों एग्स वहाँ पर मिले थे और ये दोनों एग्स वहाँ से वो लेकर आए थे। जरा गौर से इस एग की तरफ देखो, क्या तुम्हें यहाँ पर लगता है कि ये गंदा अंडा है, यानी कि इसके अंदर बेबी नहीं है। तो बाकी के सभी लड़के हमारे जुंजी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि स्वर्ड मास्टर लूजू ने पहले कभी भी कोई बीस्ट एग नहीं देखा हुआ और उन्हें पता भी नहीं है कि बीस्ट एग कैसा होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये गंदा अंडा है। जुंजी उन लोगों से कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने पहले कभी बीस्ट एग नहीं देखा, चलो फिर यहाँ पर देखो मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूँ। उंगली को सामने की तरफ करते हुए उस तरफ एनर्जी को रिलीज करता है और इस एग के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो अंडे के ऊपर अटैक करता है तो अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से गंदा पानी निकलता है। जेसन चैंग उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर तुमने मेरे बीस्ट एग को तोड़ दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि ये बीस्ट एग कितना ज्यादा कीमती था। बाकी के सभी बच्चे वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। वो सभी लोग अपना नाक पकड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इस अंडे के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। मास्टर लूजू ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये अंडा तो अंदर से गंदा हो चुका है, यानी कि इसके अंदर बेबी नहीं था। जुंजी जहाँ पर जेसन का मजाक उड़ाते हुए कहता है तो तुमने जहाँ पर एक
फेक गिफ्ट देकर जहाँ पर एक लड़की से किस मांगने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम इसे कह रहे थे कि तुम इससे बहुत ज्यादा सिंसियर हो, लेकिन लगता तो नहीं है कि तुम इससे सिंसियर हो। किशन चैंग उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तो यहीं पर किंग जान आगे बढ़ती है और हमारे शुनजी से कहती है, मास्टर लू जुन, अगर मैं यहाँ पर आपको सीरियसली एक बात बताऊं तो ये दोनों ही बीस्ट टैग वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर आइटम है। तो इतनी ज्यादा रेयर आइटम है कि इसको चेक करने के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा। यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर चैंग इसको लेकर आए और उसके बाद मेरे सीनियर ब्रदर ने इसको गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर मुझे दे दिया। इस बात के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि ये अंदर से खराब हो चुकी है, इसी वजह से आप उसके ऊपर ब्लेम कैसे डाल सकते हैं। जेसन भी यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है कि ये उसकी साइड ले रही है। साथ ही किंग चान उसे कहती है, सीनियर ब्रदर, अब जबकि तुम्हारे ये अंडे ये फेक निकले, यानी कि ये अंदर से खराब थे, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर इस गिफ्ट के बदले में मुझे किसके बारे में कहने की जरूरत है। तो ये किस्मत की बात है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। हमारा शुनजी उसकी तरफ देखने के बाद सोच रहा होता है, इस लड़की को देखकर तो लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसकी बॉडी के अंदर से कोई भी डार्क ऑरा नहीं निकल रहा और मुझे नहीं लगता कि यही वो सीक्रेट शैडो किलर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कोशिश करके तो देख ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर शक है। शुनजी से कहता है, जबकि सभी लोगों ने यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट दे दिया है, तो मिस लू, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो लू लिंग यहाँ पर प्रिंसेस जिया से कहता है, प्रिंसेस जिया, क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्वॉर्ड मास्टर इस लड़की के लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आए हैं? तो प्रिंसेस जिया उसे कहती है, मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है, तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो कि ये कौन सा गिफ्ट लेकर आया है? हमारा शुनजी अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करता है, तो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करने के बाद से कहता है, जरा गौर से देखना, वो सामने एक पिलर होता है, तो उस पिलर के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी सारे स्ट्राइक्स लगाता है और उन स्ट्राइक्स के साथ वो उस पिलर के ऊपर स्वॉर्ड का लफ्ज लिख देता है। तो सभी देखने वाले कहते हैं, इस मास्टर की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, इसने अपने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ इस पिलर के ऊपर एक वर्ड लिखा है जो कि स्वॉर्ड लिखा हुआ है। इसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ इस पिलर के ऊपर कट्स लगाए हैं, जिससे एक लफ्ज बन गया है, लेकिन पता नहीं इसका मकसद क्या था, ये यहाँ पर करना क्या चाहता था। तो किंग जान आगे बढ़ती है और जाकर उस पिलर के सामने खड़ी हो जाती है। वो जाकर उस पिलर के ऊपर जो कट लगे होते हैं उनके ऊपर हाथ लगाती है, साथ ही वो यहाँ पर कुछ स्पेशल बोलती है कि हमारे शुनजी ने यहाँ पर उसे स्वॉर्ड मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश किया। उसने वहाँ पर जो लफ्ज लिखा था उसी के साथ ही यहाँ पर उसको कम्प्रीहेंड करने के बारे में कुछ कह रहा होता है, जिसकी वजह से लू किंगजान जब उसको हाथ लगाती है तो उसे समझ आ जाती है कि कैसे वो स्वॉर्ड कल्टीवेशन में अगले लेवल को अचीव कर सकती है। वो सब कुछ पढ़ने के बाद स्वॉर्ड मास्टर लू जुन से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वॉर्ड मास्टर लू जुन, ऐसा कि आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है मैंने उसको देखा और उसको समझा और मुझे इसकी समझ आ चुकी है। तुम्हारा शुनजी इसकी बात सुनने के बाद कहता है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर इस लफ्ज को किसी गलत बंदे की तरफ बिल्कुल भी नहीं भेजा, तुमने इसको अच्छे से समझ लिया। सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स के लिए, जो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर होगा वो इसको समझ पाएगा कि यहाँ पर इसका रियल मकसद क्या है। बाकी ये सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान हो रहे होते हैं। जेसन चैंग उन सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर हैरान क्यों हो रहे हो? क्या तुम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हुआ क्या है? इस लड़के ने सिर्फ अपने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ पिलर के ऊपर एक स्वॉर्ड का लफ्ज लिखा है। स्वॉर्ड के लफ्ज के लिखने के साथ तुम सभी को इतनी हैरानी क्यों हो रही है, जैसे कि तुम्हें कुछ समझ आ रही हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस वक्त लोग किंगजान की तरफ दिखाते हैं कि वो अपना ब्रेक थ्रू स्टार्ट कर देती है, उसकी बॉडी से जबरदस्त नचे निकलती है। वो सभी लोग कहते हैं, ये तो हैप्पी फैनी स्टेज में चली गई है, यानी कि ये ब्रेक थ्रू करने वाली है। इसका मतलब यह है कि स्वॉर्ड मास्टर लू जुन ने पिलर के ऊपर जो वर्ड्स लिखे थे उन्हीं वर्ड्स को पढ़ने के बाद इसने यहाँ पर उनको कम्प्रीहेंड किया और कम्प्रीहेंशन को पूरा करने के बाद यहाँ पर दोबारा से ब्रेक थ्रू की स्टेज में चली गई है। जैंग भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सिर्फ स्वॉर्ड के लफ्ज को पढ़ने के बाद ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है? हमारा शुनजी कहता है, तो मैंने जब उस अपने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ इस पिलर के ऊपर इस वर्ड को लिखा था, उसके साथ साथ मैंने अपनी डार्कनेस की एनर्जी को भी उसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो किंगजान क्योंकि लाइट स्वॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट है, इसी वजह से अगर ये यहाँ पर डार्कनेस की एनर्जी को बॉडी में सोख लेगी तो ये इसको अपोज करेगी। अगर इसकी बॉडी के अंदर पहले से डार्क हो रहा होगा तो वो ये कभी भी डार्कनेस की एनर्जी को अपनी बॉडी में अपोज नहीं करेगी, बल्कि उसको भी अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेगी। मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कहीं ये वाकई में वही शैडो स्वॉर्ड मास्टर तो नहीं है। जेसन चैंग कभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अब वो यहाँ पर लू किंगजान से गुस्सा होता है। वो कहता है, यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाया, मैं तुम्हें यहाँ पर पिछले कई सालों से अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव नहीं किया जितना तुम इस स्वॉर्ड मास्टर लू जुन के साथ बिहेव कर रही हो। और जो स्वॉर्ड मास्टर लू जुन भी मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया जा रहा है। मास्टर की आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्रदर जेसन, मुझे अच्छी तरह से पता है कि लू किंगजान का टैलेंट वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर तुम लू किंगजान को यहाँ पर अपनी साइड के ऊपर रखना चाहते हो, यानी कि उसे अपने साथ रखना चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड को यूज करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई आइडिया है? वो उसे कहता है, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। यंग मास्टर किन उसे कहता है, मेरे हाथ में एक बहुत ही अच्छी पिल का फार्मूला लगा है। वो पिल इतनी ज्यादा स्पेशल है कि वो लड़कियों और लड़के दोनों के लिए होती है। उस पास एक बार उस पिल को तुम खा लो, उस पिल को खाने के बाद तुम्हारा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तुम एक बहुत ही पावरफुल हिमालय स्पिरिट राम की एक्सपर्ट क्यों ना हो, उस पिल को खाने के बाद तुम अपने ऊपर से अपना सारा कंट्रोल खो दोगे। हालांकि लू किंगजान भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की है, लेकिन अगर तुमने इसको एक बार वो पिल खिला दी तो उसके बाद तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो। ये आगे से तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी। जेसन चैंग लात टपकाते हुए उसे कहता है, किंजू, अगर तुमने वाकई में यहाँ पर वो पिल लेने में मेरी मदद कर दी, मेरी बात याद रखना, तुम मेरे ब्रदर बन जाओगे और मैं हमेशा तुम्हारे इस एहसान को याद रखूंगा, कभी मैं इस बात को नहीं भूलूंगा। वो उसे कहता है, क्यों नहीं, रात के वक्त मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। किंजू जेसन को अपने साथ लेता है। ये दोनों रात के वक्त किसी एल्डर के रूम के बाहर जाते हैं। तो वो एक एल्डर होता है, मेडिसिन
गन्स का एक्सपर्ट होता है। ये लोग उसके दरवाजे पे नॉक करते हैं, वो बंदा बाहर निकलता है जो उसे कहता है जेसन, इसका नाम किन मी जून है, हमारी किन फैमिली का सबसे फर्स्ट क्लास का मेडिसिन रिफाइनर है, ये बहुत ही अच्छी पिल्स बनाता है। साथ ही वो ब्रदर चैंग मिंगयांग को भी उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। तो उसका नाम सुनते ही वो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम तो मास्टर चैंग के बेटे हो। चैंग के पास एक पेपर होता है जिसके ऊपर उसने इस पिल के बारे में लिखा होता है। वो उसे देखते हुए कहता है तुम इस पिल को कितने दिनों में बना सकते हो। वो कहता है ये पिल तो मैं कल सुबह तक बना दूंगा, तो सुबह आकर ये पिल मुझसे ले जाना। तो नेक्स्ट दिन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। तो किन्सु जब वहाँ पर आता है उसके दरवाजे के ऊपर आकर नॉक करता है। काफी देर तक दरवाजा भी नहीं खुलता, ना ही अंदर से कोई जवाब आता है। तो वो दरवाजे को तोड़ देता है, वो उसे किक मार कर तोड़ता है, अंदर आता है। जैसे वो अंदर आता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो एक जोरदार चीख मारता है क्योंकि एल्डर किन मी जून मार चुके होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 160 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।